Hello everyone. Today I welcome you all on this YouTube channel Military Mantra, and today we are having a very special guest on our platform. His name is Bikram Jot Singh. He got recommended twice. This time he got recommended for OTA Chennai and he is going to join it. So I welcome you Bikram on our channel. Yeah, thank you so much, Yogesh. तो पहला सवाल पाजी आपसे यही है कि ये जो फौज ज्वाइन करने का आपका जो प्लान था, जो आपका गोल या सपना कह लो उसे, कैसे बनाई है? मतलब कोई ऐसा इंसिडेंट या फिर क्या सोचा आपने कि जब फौज ज्वाइन करना था तो? So it all started with my father's profession. So like my father was a senior airport terminal manager in Indian Oil Corporation. तो उनका जो सेक्शन था वो रिफ्यूलिंग सेक्शन था. So my father used to always get posted to Air Force stations. तो Air Force stations में हमेशा postings हुई. So एक तरीके से being a civilian, I have seen the life in a cantonment. So cantonment की लाइफ देखी, एयरफोर्स स्टेशन में लाइफ कैसी होती है. आप यूनिफॉर्म में देख रहे हो लोगों को जाते हुए आते हुए, ब्लू यूनिफॉर्म पहनी है. एंड बेसिकली जो लाइफस्टाइल होता है कैंटोनमेंट का, यू आल्सो नो वेरी वेल. तो उस लाइफस्टाइल को देख के मेरे को लगा दैट ये लाइफस्टाइल एक ऐसा लाइफस्टाइल है जो मेरी नीड से और जहाँ जो मेरे पैशन से या जो मेरी आगे इंटरेस्ट है उनसे मैच करता है. सो मेरे को करना है तो यही करना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना. सो एक बचपन से वो एक्सपोजर मिल गया था. सो दैट वाज द मोमेंट जहां पर इनिशिएट हुआ था ये चीज. और आगे आते आते फिर देयर वर सेवरल अदर फैक्टर्स जो उसके अंदर इनपुट करते गए. जैसे कि कॉलेज में आया तो एनसीसी ली, फिर बीच में मूवीज होती हैं, लक्ष्य मूवी, बॉर्डर फिल्म, तो वो चीजें हम देखते हैं, पढ़ते हैं, तो नेचुरली और इंक्लिनेशन मिलता है उस चीज के टुवर्ड्स. सो एक यूनिफॉर्म के टुवर्ड्स चार्म था कि दूसरों को देखते हैं कैंटोनमेंट में, यार उसने यूनिफॉर्म पहनी है, यूनिफॉर्म कितनी अच्छी लग रही है. सो आई ऑल्सो वांट टू डॉन दैट यूनिफॉर्म समडे. सो इट ऑल स्टार्टेड विद दैट. सो जैसा आपने बताया कि एनसीसी आपने ज्वाइन करी थी, तो एक सवाल आपसे ये है कि एनसीसी का कितना इम्पोर्टेंस है लाइफ में? क्या ये कहीं आपको हेल्प करता है एसएसबी क्लियर करने में, और किसी तरह का डिसिप्लिन लाइफ में लाता है? क्या इंपॉर्टेंस है एनसीसी की? अगर आप चाहोगे किसी को कि भाई तुझे एनसीसी ज्वाइन करनी है, उसकी क्या वजह होगी? आई फील कि एनसीसी का तो मतलब बहुत ज्यादा इनपुट मिलता है. लाइक एसएसबी इज ऑल अबाउट योर पर्सनैलिटी. लाइक कुछ लोग एसएसबी को एक प्रोसेस की तरह देखते हैं कि उस प्रोसेस में जाकर मैं परफॉर्म कर दूंगा. बट एसएसबी इज जस्ट अ सबसेट ऑफ लाइफ, एक जिंदगी का पार्ट है. तो अगर आप लाइफ के अंदर एक सही डायरेक्शन में जा रहे हो तो एसएसबी आराम से क्लियर होगा. सो आई बिलीव in improving your personality, in improving your bearing, in improving your body language, the way you talk and your self confidence. और इन चीजों के अलावा यूनिफॉर्म पहनने का मौका लाइक एज सून एज पॉसिबल, तो वो एनसीसी आपको प्रोवाइड करती है. तो उन 3 साल में मतलब वन लर्न्स मेनी ऑफ द थिंग्स. मतलब ऑयल क्यूज भी इनकलकेट होते हैं. तो आई बिलीव हर एक एस्पिरेंट को, अगर कोई एस्पिरेंट देख रहा है जो फर्स्ट ईयर में है, तो आई वुड definitely advise all of them to join NCC no matter what. आपने तैयारी कैसे करी? मतलब कि जैसे आपने रिटन एग्जाम, आपने बताया कि आपने सीडीएस एग्जाम दिया, तो आप सीडीएस के एग्जाम के लिए क्या गाइडेंस देना चाहेंगे कि कैसे तैयारी करनी चाहिए, क्या अप्रोच रहना चाहिए, कितना पढ़ना चाहिए? क्योंकि सीडीएस का एग्जाम यूपीएससी करवाता है, तो जो एक जो बेहतरीन जो एक अप्रोच होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए आपकी तरफ से? लाइक तैयारी अपने कॉलेज डेज से शुरू कर दो. and there are 3 sections in CDS exam, as everybody knows. Paper 1 English, paper 2 GS and paper 3 Maths. So English के लिए I believe अगर कोई इंग्लिश उस लेवल की आती है कि कोई मीडियम इंग्लिश मीडियम में पढ़ा है तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी ज्यादा इंग्लिश के एग्जाम में. अदरवाइज अगर कोई दूसरा स्टेट बोर्ड का है या कोई और स्टेट बोर्ड का है जिसमें इंग्लिश में नहीं पढ़ा उसने, तो ही कैन रेफर टू दिस बुक. RS अग्रवाल की बुक आती है ऑब्जेक्टिव इंग्लिश की, तो वो हेल्प कर सकती है. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जीएस सेक्शन का जो प्रिपरेशन है वो पर्सनली मैंने कैसे किया था, मैंने जीएस सेक्शन को पहले वो देखा अच्छे से कि which all subjects hold which many questions and कितनी वेटेज है अलग अलग सब्जेक्ट्स की. तो उसके हिसाब से जहां तक मेरे को मालूम चला, तो मैंने देखा कि मैं पॉलिटी स्टडी कर सकता हूँ. आई कैन स्टडी फॉर करंट अफेयर्स एंड बीइंग फ्रॉम अ साइंस बैकग्राउंड, तो साइंस बैकग्राउंड वाली चीजें तो मेरे लिए इजी थी ही. सो आई फोकस्ड ऑन माई स्ट्रेंथ्स. तो इकोनॉमिक्स को मैंने नहीं छेड़ा, मैंने हिस्ट्री को नहीं छेड़ा,
because you only need 20% marks to clear the sectional cutoff. So I focused on polity. I studied from this thing, लक्ष्मीकांत बुक से पढ़ा, बाकी अपना बेसिक अरिहंत पाथफाइंडर आती है, वो एक बेस्ट बुक है जहाँ पर सारे सब्जेक्ट्स आपको एक जगह मिल जाते हैं एंड स्पेसिफाइड सिलेबस के साथ. तो वो चीज मैंने अरिहंत से, पाथफाइंडर से, पॉलिटी, ज्योग्राफी, अपार्ट फ्रॉम दैट साइंस, ये सब पढ़ी एंड जीएस सेक्शन के लिए. और मैथ्स, मेरा एनडीए के टाइम भी मैथ्स वीक था, शुरू से मेरा मैथ्स वीक रहा है थोड़ा, सो इसलिए एनडीए भी नहीं क्लियर हुआ था आई गेस. तो इस बार भी आई ट्राइड माय बेस्ट मैथ्स के लिए. वैसे आर एस अग्रवाल मैथ्स फॉर सीडीएस एक अच्छी बुक है, तो वो मैंने रेफर की थी, बट स्टिल आई वाज नॉट एबल टू क्लियर, बट दैट इज अ गुड बुक. सो उसके लिए, मैथ्स के लिए एस्पिरेंट्स वो ट्राई कर सकते हैं. एंड आई बिलीव सेल्फ स्टडी इज द की, apart from rather to going to coachings and all. अगर घर पे बैठ के आप खुद एनालाइज करके खुद जब तक काम नहीं करोगे तब तक लाइक इट वोंट वर्क आउट. सो आई बिलीव वो चीज है. तो दूसरा सवाल ये है कि एसएसबी की तैयारी के लिए आपने कैसे अपने आप को तैयार करा, मतलब क्या आपने चीजें करी जिससे आप अपने आप को तैयार कर पाओ कि एसएसबी में भाई ये चीजें जरूरी हैं? आपने क्या कोचिंग ली या बिना कोचिंग के आपने खुद की तैयारी इधर उधर से आपने पढ़ा, इंटरनेट से, उससे आपने तैयारी करी? कैसे करी आपने अपनी तैयारी? आई बिलीव एसएसबी का जो फर्स्ट स्टेप था, कॉन्शियस पहला स्टेप था तैयारी के टुवर्ड्स, वो मेरे ख्याल से एनसीसी ज्वाइन करना था. एक कॉन्शियस पहला स्टेप जो होता है. और अनकॉन्शियसली जैसा आप लाइफ स्टाइल लीड करते हो स्कूल टाइम से, उसके बाद कॉलेज टाइम में, लाइक स्पोर्ट्स ज्वाइन करना एक बहुत बड़ा फैक्टर रहता है. जो बच्चे कॉलेज में लाइक एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज स्पोर्ट्स में, दे शुड ऑलवेज पार्टिसिपेट, क्योंकि इट इम्प्रूव्स योर पर्सनैलिटी और स्पोर्ट्स से काफी कुछ सीखने को मिलता है. वो तो पहले स्टेप जो था वो एनसीसी ज्वाइन करना था, तो एनसीसी ने काफी कुछ सिखाया. देन पर्टिकुलरली एसएसबी के लिए एनसीसी के अंदर हमें लाइक ऑफिसर्स होते हैं, लाइक हमारे जो कमांडिंग ऑफिसर थे कर्नल जसबीर सिंह चीमा, तो उन्होंने हमको बहुत गाइड किया कि एसएसबी के प्रोसेस के बारे में हमको एक तरीके से इलैबोरेट किया. और देयर आर डिफरेंट कैंप्स इन एनसीसी आल्सो, जो आपको एसएसबी कैप्सूल कैंप्स होते हैं, फिर लीडरशिप कैंप्स होते हैं, जिसमें आपको एसएसबी के बारे में बताया जाता है कि एसएसबी प्रोसेस कैसा है, क्या है. तो एक तरीके से एनसीसी एक ऑफिशियल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है आपको गाइडेंस का. और फिर हमारे सीनियर्स थे, सीनियर्स भी थे जो एकेडमी में हैं, पास आउट्स हैं, उनसे बात की, उनसे गाइडेंस ली, ऑफिसर से बात की, उनसे गाइडेंस ली. तो एसएसबी की प्रिपरेशन उस तरीके से आई स्टार्टेड. एंड देन बीइंग अ फ्रेशर आई वेंट टू अ कोचिंग. तो मैंने कोचिंग भी ली है ऑलिव ग्रीन से. सो आई बिलीव दैट आल्सो हेल्प्ड अ लॉट, बिकॉज अगर आपको एसएसबी के लिए जाना है, तो अगर कोई बोलता है कि हाँ बी नेचुरल, बी ये बी वो, मतलब आप मुंह उठा के नहीं जा सकते. बीइंग नेचुरल इज अ वेरी नॉर्मल थिंग, एवरीबॉडी विल बी नेचुरल. बट द थिंग इज, अगर हम किसी जॉब इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, कल हमारी प्लेसमेंट है, तो नेचुरल सी बात है हम प्रिपरेशन करेंगे. तो हर चीज के लिए मेरे ख्याल से प्रिपरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. बट प्रिपरेशन डजंट मीन रट्टा. कुछ बच्चे प्रिपरेशन का मतलब समझ लेते हैं कि प्रिपरेशन कर लेंगे तो टैट वैट एसआरटी रट के चले जाएंगे, जीटीओ में ये रट के चले जाएंगे, ये कैंटिलीवर होता है, वो होता है. सो आई बिलीव दैट इज रट्टाफिकेशन. पाजी एक सवाल आपसे कोचिंग से रिलेटेड ये है कि जैसे बहुत सारे बच्चे होते हैं जो बिना कोचिंग के रिकमेंड होते हैं, और बहुत सारे बच्चे जो कोचिंग लेके, जैसे आपने कोचिंग ली, आप 2 बार रिकमेंड हुए, तो ये जो कोचिंग का कहाँ कितना इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है? मतलब जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं यार कोचिंग जाने की क्या जरूरत है, कुछ कहते हैं कि जैसे कोचिंग भी जाना चाहिए, मतलब प्रिपरेशन तो सबको करनी चाहिए, लेकिन एक कोचिंग का कितना इंपॉर्टेंस है, इसने ये किस तरह से आपके मतलब जो पर्सनैलिटी को डेवलप करने में हेल्प करता है? लाइक कोचिंग एक बस प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जिसके अंदर आपके सामने एक क्वालिफाइड असेसर्स बैठे हैं. तो लाइक अगर 14 दिन की कोचिंग है, तो एक एसएसबी होती है 5 दिन की. तो 14 दिन की नहीं, 10 दिन की हो गई, सैटरडे संडे ऑफ हो गया. तो लाइक इनडायरेक्टली आप वहां कोचिंग के अंदर 2 बार एसएसबी दे रहे हो. आप 5 दिन का प्रोसेस वो करवाएंगे, आप 2 बार एसएसबी दोगे. बट कोचिंग भी ऐसी होनी चाहिए जिसमें सम कोचिंग्स आर वेरी बैड, जिनकी वजह से लाइक कैंडिडेट्स आर चूजिंग नॉट टू गो फॉर कोचिंग, की मतलब वो स्टोरी रटवा देते हैं, ये कर देते हैं. कोचिंग का इतना ही मतलब है कि एक तरीके से आपको प्रोसेस के गो थ्रू करवा देंगे वो. उसके बाद वो आपकी बुद्धि है, आपका खुद का सेल्फ एनालिसिस है कि कहाँ मैं लैग कर रहा हूँ, कहाँ पर मेरे को इम्प्रूव करना है. इम्प्रूवमेंट तो एट द एंड ऑफ द डे आपको खुद करनी है.
And I believe coaching helps a lot as it makes you, you know, familiar with the process. क्योंकि अगर कल कोई बच्चा बिना कोचिंग के या बिना ऑनलाइन वीडियोस देख के कुछ भी प्रोसेस को बिना जाने वहां चले गया, उसको मालूम ही नहीं है कि सेकंड डे पे क्या होगा, थर्ड डे पे क्या होगा, जीटीओ में टीएटी की फुल फॉर्म क्या है, व्हाट इज दिस टेस्ट, इसमें करना क्या है। तो अगर कोचिंग नहीं भी ले रहे, आई डोंट स्ट्रांगली रिकमेंड कि कोचिंग लेनी चाहिए, बट मेक योर सेल्फ अवेयर विद द प्रोसेस एंड अपने आप को सेल्फ एनालिसिस करो कि हाँ मैं यहाँ पर कितना हूँ, यहाँ कितना, मैं कैसे कर रहा हूँ। तो एक तरीके से अगर सेल्फ एनालिसिस करते हो देन वन विल बी मच कॉन्फिडेंट इन हिज अप्रोच। सो कोचिंग में जाने से पहले लाइक ऐसा भी नहीं है कि आप अंधा मतलब बिना किसी क्या बोलते हैं, व्हाट डू वी से, कि आंखों पे पट्टी बांध कर चले गए कि वो जो बोल रहे हैं वो आप सारा कुछ अपने दिमाग में डाल रहे हो। like one should have this self consciousness कि कोचिंग में जो पढ़ाया जा रहा है या बताया जा रहा है तो उसमें से क्या मेरे को रिटेन करना है और क्या नहीं रिटेन करना, क्या अनलर्न करना है। क्योंकि कुछ चीजें होंगी जो आपकी पर्सनैलिटी के हिसाब से आपसे रेजोनेट नहीं करेंगी, सो उस चीज को आपको एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल देना है। तो दैट इज मच मोर इम्पोर्टेंट कि सिलेक्टिवली आपको करना है। लाइक तो वो चीज है, सिलेक्टिव आपको अप्रोच रखनी है अपनी कि हाँ अगर कोई सिखा भी रहा है तो वो उसका पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, शायद मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ना हो। सो बट अगर कोई फ्रेशर है तो आई बिलीव वन शुड गो फॉर अ गाइडेंस अपने आप को फेमिलियर करने के लिए। ओके, सो पाजी आप ये थोड़ा एलोबरेट करके बताएंगे कि जैसे आपने साइकोलॉजी की जो तैयारी थी, साइकोलॉजी टेस्ट होता है, उसकी तैयारी आपने किस तरीके से करी, उसमें क्या क्या चीज आपने ध्यान दिया, आपने घर पे प्रैक्टिस करी तो कितनी करी, किस लेवल से आपने करी प्रैक्टिस, ये सब चीजें आप थोड़ा बताना चाहेंगे इस बारे में? ओके, तो घर पे तो मैंने बिल्कुल प्रैक्टिस नहीं करी थी। वही जब कोचिंग क्लासेस में हम जाते थे तब वहां पर उन्होंने हमको एक डॉजियर, साइकोलॉजिकल डॉजियर भरवाया था। उसमें सारा टैट वैट एसआरटी सेल्फ डिस्क्रिप्शन एवरीथिंग वाज देयर। सो उसके हिसाब से वो डॉजियर जब हमने फ्री माइंडेडली भरा, उसके बाद से जो साइकोलॉजिस्ट थे वहां पर उन्होंने हमारा एक पर्सनैलिटी एनालिसिस करके बताया, एक ओवरऑल एम्फोसिस एनालिसिस किया। तो उसके हिसाब से उन्होंने हमारी पर्सनैलिटी के बारे में बताया था कि हाँ तेरी पर्सनैलिटी में ऐसा है ऐसा है, इस चीज को इम्प्रूव कर। लाइक उन्होंने ये नहीं हमें बताया कि टैट स्टोरी में तू ऐसे नहीं बना रहा, डब्ल्यूएटी में तू ये लिख सकता है, एसआरटी में ये लिख सकता है। दे डिड नॉट टेल अस दैट। उन्होंने हमारी पर्सनैलिटी को एनालिसिस करा और हमारी पर्सनैलिटी के हिसाब से बताया कि तेरी पर्सनैलिटी में ऐसा है, तू थोड़ा ऐसा हो जा। लाइक फॉर एग्जाम्पल मेरे को उन्होंने बताया था कि मैं कुछ ज्यादा ही लाइक ओवरकिल कर रहा हूँ कुछ कुछ चीजों में। लाइक आई शुड हैव लाइक कामनेस इन माई लाइफ, थोड़ा कंपोज होना चाहिए, मैं थोड़ा ज्यादा एक्साइटेड रहता था। तो उन्होंने मेरे को ऐसे बोला, तो मैंने उस चीज पे काम किया, आई वर्कड ऑन दैट, मैंने अपने आप को थोड़ा और काम कंपोज किया। तो नेचुरल सी बात है, अगर पर्सनैलिटी में चेंज लाओगे तो आपके रिएक्शंस के अंदर, रिस्पॉन्सेस के अंदर अपने आप चेंज आएगा। सो उस तरीके की एक हमारी साइक गाइडेंस थी। एंड उसके अलावा लाइक मेरे ख्याल से जितना स्पॉन्टेनियस हो सकते हो, लाइक टैट स्टोरीज जितनी आप देखोगे तो उतना आपका दिमाग में वो होगा कि यार ये स्टोरी देख, मैंने पिक्चर देखी हुई है, इस पिक्चर पे मैंने ये स्टोरी सोची थी, मेरे को वही लिखना चाहिए। बट जितनी चीज स्पॉन्टेनियस होगी आई बिलीव उतना ही ज्यादा बेनिफिशियल होगा, बिकॉज यू वुड नॉट हैव टू थिंक ट्वाइस। जो नेचुरल फ्लो करेगा, अगर आपकी पर्सनैलिटी ठीक है तो मतलब यू वुड ओनली राइट अ गुड स्टोरी। तो मेरे हिसाब से मेरी साइकोलॉजिकल अप्रोच वैसे थी कि उस पर ज्यादा कुछ फोकस नहीं था इतना, क्योंकि एक कंफर्मेशन भी मिल गई थी कोचिंग से। कोचिंग लेने का फायदा यहाँ पर भी है दैट यू डोंट रिमेन इन सेल्फ डाउट। आपको सेल्फ डाउट नहीं रहता, हाँ मैंने ये स्टोरी लिखी या मेरी साइकोलॉजी ठीक है कि नहीं है। लाइक उन्होंने बता दिया, हाँ बेसिकली माय साइकोलॉजी वाज ओके, तो आई वाज कॉन्फिडेंट कि मेरे को इस पे आलतू फालतू कुछ काम करने की जरूरत नहीं है। सो आई वाज वेरी कॉन्फिडेंट दैट वे कि हाँ एक तरीके से बीइंग अ पर्सन, बीइंग अ ह्यूमन बीइंग, माय साइकोलॉजी इज ओके। तो कोई साइकोलॉजी टेस्ट लेगा तो आई वुड फेयर वेल इन दैट। पाजी एक सिचुएशन जैसे होती है कि बच्चे जो स्टोरीज मगअप करके जाते हैं और वही स्टोरी वो देखते हैं कि यार इस फोटो पे मैं ये स्टोरी लिख डालूंगा, इस फोटो पे ये लिख डालूंगा, तो वो कितना रेलेवेंट है? मतलब आप कोचिंग तो छोड़िए, अगर आप स्टोरीज रट के जा रहे हैं और वही चीज वहां लिख रहे हैं, तो उसका आपके पर्सनैलिटी से वो कितना ज्यादा उसका एक रैशनल होता है कि भाई ये चीज सही है या गलत है? क्या इसका क्या रहता है सीन? लुक, सही गलत तो मैं नहीं बोलूंगा। लेट्स से अगर मैं एक
एक सिनारियो आपके सामने रखता हूँ। लेट्स से एक बच्चा 12 की 12 स्टोरीज रट के चले गया, और वही 12 की 12 स्टोरीज वहां एसएसबी में सेम स्टोरीज आ गई, सेम पिक्चर्स आ गई, और उसने वही पिक्चर्स में स्टोरी बना भी दी और वो रिकमेंड भी हो गया और वो ऑफिसर बन भी गया। करेक्ट। बट लेट्स से कल को आप ऑफिसर बन गए। अब एक लीडर की लाइफ और एक ऑफिसर की लाइफ, एज यू ऑल्सो नो, इज वेरी स्पॉन्टेनियस। कहीं भी कुछ भी हो सकता है। आप कश्मीर में पोस्टेड हो, कहीं भी कुछ भी हो सकता है, कोई भी सिचुएशन आपसे कुछ भी डिमांड कर सकती है। अगर कल को आपको ऐसी लाइफ जीनी है जिसके अंदर एनी सिचुएशन कैन कम एंड यू वुड हैव टू टैकल इट, सो अगर वहां पर आप स्पॉन्टेनियसली उसका टैकल नहीं कर पाए, तो टैक्स स्टोरी रटने का कोई मतलब नहीं है। लाइक वन शुड बी रेडी एंड वन शुड बी able to you know tackle a situation which is spontaneous। मतलब TAT, WAT, SRT, ये situations का मतलब ही वही है कि spontaneously अगर कुछ आपके सामने आता है टाइम लिमिट के अंदर, हाँ 30 सेकंड्स के लिए ऑब्जर्व करना है, 4 मिनट में स्टोरी लिखनी है, तो आप उस टाइम पर क्या सोच के क्या प्लान बना सकते हो, क्या स्टोरी लिख सकते हो, आपका माइंड कैसे काम करे। ठीक है, आप रेकमेंड हो जाओगे, ऑफिसर बन जाओगे, लेकिन एक अच्छे लीडर नहीं बनोगे। द एम शुड बी टू बिकम अ गुड लीडर। तो एक अच्छा लीडर लाइफ में बनोगे तो नेचुरल सी बात है, टैट वैट स्टोरीज, एसआरटीज, मतलब ये कोई बड़ी बात नहीं है, एवरीवन कैन डू देम। तो मेरा ये मानना है। एक चीज ये जानना था, जैसे टीएटी वगैरह का, इसमें कि जो रियल लाइफ इवेंट्स होते हैं जो आपकी आपने जिंदगी जी है, 20 साल 15 साल जितने भी आप जितने साल के आप हो, तो वो जो रियल लाइफ इवेंट्स होते हैं उनका कितनी इंपॉर्टेंस रहती है टीएटी या एसआरटी में या डब्ल्यूएटी में भी? नहीं, आई बिलीव रियल लाइफ इंसिडेंट्स की ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस रहती है, क्योंकि जो आपने देखा है, जो आपने करा है, जो आपने ऑब्जर्व है, तो वही थॉट्स घूम फिरा के वही थॉट्स आएंगे। लेट्स से अगर मैं योगेश है, तो अब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, अब आपने कोई अपनी लाइफ का इंसिडेंट बताया, अब वो मेरी लाइफ का भी इंसिडेंट बन गया एक तरीके से। लाइक दैट हैज बिकम अ पार्ट ऑफ माय सबकॉन्शियस माइंड। तो ऐसे हमारा जो सर्कल होता है, जितनी हम चीजें देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं समाज के अंदर, अपनी पर्सनल लाइफ के अंदर, तो घूम फिरा के स्टोरीज वहीं से आती हैं, आइडियाज वहीं से आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक मैं एग्जाम्पल देना चाहूंगा, मेरी पहली एसएसबी थी जो एयरफोर्स की, गांधीनगर में। तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वन पिक्चर केम। तो उस पिक्चर के अंदर लाइक ग्रास लैंड था, पीछे पेड़ थे, और 8-10 जने बैठे हुए थे, और एक जना खड़ा था, सबके बैग्स टांगे हुए थे, ट्रैकिंग का सीन लग रहा था बेसिकली। तो एसएसबी के पहले एक हफ्ता मैं अपने लाइक भाई के पास रुका हुआ था। माय ब्रदर वर्क्स इन अ सॉफ्टवेयर कंपनी इन गुड़गांव, सो आई वाज देयर विद हिम एट हिज फ्लैट। तो उसके कुछ दोस्त आए हुए थे। तो उसका एक फ्रेंड है, लाइक ही इज अ गढ़वाली, एंड तो वो प्रोफेशनल ट्रैकर है। तो वो अपनी एक ट्रैकिंग की एक्सपीरियंस शेयर कर रहा था। लाइक ही इज ऑल्सो व्लॉगर, वो अपने ट्रैक्स को व्लॉग भी करता है, इंस्टाग्राम का उसका पेज भी है। तो वो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा था कि भाई मैं ऐसे ऐसे ट्रैक पे गया, ऐसे ऐसे मैंने व्लॉग किया, मैंने इंस्टाग्राम पे ये किया वो किया, ऐसे अपडेट्स डाले। सो ही वाज बेसिकली शेयरिंग हिज एक्सपीरियंस। तो मुझे मालूम भी नहीं था एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, जब वो टैट स्टोरी सामने आई, मेरे माइंड में वो स्ट्रक किया, अरे हाँ यही स्टोरी बनेगी, ऐसे ऐसे एक इंसान था जो ट्रैकिंग करता था, ये वो। तो ऐसे इंसिडेंट्स रियल लाइफ से, लाइक आपसे रियल लाइफ से हमेशा कनेक्ट करते हैं। एंड रियल लाइफ से जब कनेक्ट करते हो, एक्सपीरियंसेस से कनेक्ट करते हो, स्टोरी हमेशा बहुत जेन्युइन बनती है। तो आई बिलीव वो आपका बिल्कुल सही पॉइंट है, वो बहुत इंपॉर्टेंस होल्ड करता है वो चीज। पाजी, जैसे आपने बात करी माउंटेन्स की और ट्रैकिंग की बात करी, अब जिस इंसान ने जिंदगी में कभी पहाड़ी ना देखे हो, पहाड़ी ही ना देखे हो, पहाड़ तो बहुत दूर की बात है, उस इंसान को फिर उस पे कैसे अप्रोच करनी चाहिए उसे? क्योंकि रियल लाइफ इवेंट तो उसका कुछ हुआ नहीं ऐसा कि उसने ट्रैकिंग पे गया या कहीं और गया, तो ऐसे में फिर आप क्या करेंगे? राइट। नहीं, आई एम एन एग्जाम्पल, लाइक मैं ऐसे कोई कभी प्रोफेशनल ट्रैक पे गया नहीं हूँ, बट आई मेड अ स्टोरी ऑन अ ट्रैकिंग दिस थिंग। तो वो एक एक्सपीरियंस, दोस्त का एक्सपीरियंस था। अब उस एक्सपीरियंस के अंदर मुझे इमेजिन करना है, लाइक what could be the story, what led to the situation, what is currently happening in the situation, and what is the outcome. So कहीं ना कहीं आपकी इमेजिनेशन भी काम करती है। फॉर एग्जाम्पल, कल को अगर कोई, यू आर एन ऑफिसर, लाइक कल को टेररिस्ट आ गए सामने से, अभी लाइफ में कभी टेररिस्ट देखे नहीं होंगे, मैंने पहली बार देख रहा हूँ, बट इसका मतलब ये नहीं कि मैं उस सिचुएशन में उसको हैंडल नहीं कर सकता। लाइक एवरीबडी इज केपेबल, हर एक इंसान जहाज उड़ा नहीं सकता, लेकिन इमेजिनेशन में तो उड़ा सकते हैं। यू कैन इमेजिन, आपने वो चीज देखी हुई है। फॉर एग्जाम्पल, मैं जहाज में बैठा हूँ, मेरे को पता है कॉकपिट कहाँ है, पायलट कैसे काम करता है, फिल्म्स देखी हुई है, मूवीज देखी हुई है। अब भले ही मैंने जहाज नहीं उड़ाया, मेरे को पता है कि जहाज के पहले क्या क्या होता है। पहले आपका मेंटेनेंस चेक होगा,
फिर उसके सब चेक करेंगे, इंजन वगैरह सब इंजन चेक होगा, फिर उसकी सारी इलेक्ट्रॉनिक्स चेक होंगी। सबसे पहले चेकिंग होती है, सेफ्टी चेक होते हैं। उसके बाद आपकी जो फ्लाइट में क्रू बैठा है, फ्लाइट के अंदर आपके फ्लाइट पैसेंजर्स बैठे हैं, उनकी सिक्योरिटी चेक होगी, सीट बेल्ट्स बंधेंगी। सबसे पहला मतलब ऐसे व्हाट लेड टू द सिचुएशन, अगर मेरे को जहाज के ऊपर स्टोरी बनानी है तो सबसे पहले मैं ये लिखूंगा सिक्योरिटी चेक, ये चेक, बैगेज चेक, उसके बाद सीट बेल्ट्स, फिर ऐसे ऐसे। तो इवन इफ आई हैव नॉट डन इट प्रैक्टिकली माई सेल्फ, बट आई हैव एक्सपीरियंस्ड इट, आई हैव सीन इट, आई हैव लिसनड इट थ्रू समबडी एल्सेस स्टोरीज। सो आई बिलीव वो चीज वहां पर, इमेजिनेशन तो आपकी अच्छी होनी चाहिए, बिकॉज आई बिलीव टीएटी इज ऑल अबाउट योर इमेजिनेशन। पाजी आपसे मेरा जो अगला सवाल है वो रिलेटेड टू WAT है। मान लो आपको कोई ऐसा वर्ड आ गया जैसे हैंड, तो आपकी क्या थॉट प्रोसेस रहेगी उस टाइम? आप क्या सोचोगे कि भाई इस पे मैं क्या बना सकता हूँ, और किस तरह का वर्ड बना सकता, किस तरह का सेंटेंस इस पे बना सकता हूँ, या फिर कोई ऐसा जो लाइफ में मैंने कुछ ऐसा करा हो जहां मेरा ये जो हैंड से रिलेटेड वो हो जाए, इवेंट कनेक्ट हो जाए, तो कैसे आप इस चीज को लिखेंगे? लाइक द अप्रोच शुड बी कि हैंड से पहला आपके दिमाग में क्या चीज स्ट्राइक कर रही है। अभी हैंड से मेरे दिमाग में हैंडबॉल स्ट्राइक किया, हैंडबॉल इज अ स्पोर्ट। अभी मैं ऐसे कनेक्ट कर पा रहा हूँ कि हैंडबॉल इज अ स्पोर्ट विच रिक्वायर्स फिजिकल एजिलिटी। लाइक उसके अंदर बहुत एजिलिटी चाहिए होती है। मतलब हैंडबॉल स्ट्राइक किया, हैंडबॉल के साथ हैंडबॉल को मैं कैसे रिलेट कर रहा हूँ कि फिजिकल एजिलिटी के साथ। तो मैं ये सेंटेंस बना दूंगा कि हैंडबॉल इज अ स्पोर्ट विच रिक्वायर्स फिजिकल एजिलिटी। तो इस तरीके से रिलेट कर सकते हैं। मतलब फर्स्ट थॉट क्या स्ट्राइक कर रहा है, फिर उस थॉट के पीछे आपका क्या रीजनिंग है, वो चीज ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं। ओके, और SRT से रिलेटेड आपका क्या कहना है? मतलब कि कुछ इवेंट्स, कुछ एक सिचुएशन होती है जहां आपने मतलब कुछ ना कुछ ऐसा पर्सनली इन्वॉल्व रहते हैं जहां आपने कुछ सॉल्व करा उस प्रॉब्लम को, और कुछ SRTs ऐसी होती हैं जो आपने पहली बार देखी हो, तो उस टाइम आपका क्या सोचना होता है कि करेक्ट। पहला मेरा मेरा पहला स्टेप क्या होगा? क्योंकि आपके जो बाकी के स्टेप्स होंगे, जो आप सॉल्यूशन अप्लाई करोगे, जो आपका रिजल्ट आएगा, वो आपके पहले स्टेप पे डिपेंड करता है। उस पे आप क्या मतलब आपका क्या कहना है कि किस तरह से एक कैंडिडेट को अप्रोच करना चाहिए? फॉर एग्जाम्पल कोई एसआरटी आ गई, तो एसआरटी के अंदर एक ऑर्गेनाइज्ड वे में एसआरटी पूछी होगी कि आप ये हो, आप यहाँ जा रहे हो, ऐसा ऐसा हो गया, अब आप क्या करोगे। तो पहली बात, हम कौन है उस पे आपने देखना है, स्टूडेंट है, कुछ और है, क्या है, तो कहाँ पर है, प्लेस क्या है, सिचुएशन क्या है, उस हिसाब से यू कैन सॉल्व इट। लाइक अगर कोई एग्जांपल दे पाओ तो उस हिसाब से आई कैन एक्सप्लेन बेटर इफ देयर इज एन एग्जांपल। ये मान लीजिए कि जैसे आप ट्रैकिंग पे जा रहे हैं, आपने ट्रैकिंग करी नहीं, जैसे आप कह रहे हैं कि आपने एक एक्सपीरियंस करा कि दूसरे के एक्सपीरियंस को आपने अपने लाइफ का एक पार्ट बना लिया कि भाई मैंने उसे सुना। तो आप ट्रैकिंग पे जा रहे हैं और आपसे जो पीछे जो चल रहा है आदमी, वो स्लिप हो रहा है, वो स्लिप होके वो रोल डाउन होके नीचे जा रहा है, तो आप क्या उसमें आप क्या करेंगे उस सिचुएशन में? ठीक है, सो इसमें हमें मालूम है कि हम किसी चीज के लिए आए हैं, दैट इज ट्रैकिंग, दैट इज आवर एम, जिसके लिए हम वहां आए थे। सो दैट इज द एम, प्राइमरी एम, जिसके लिए सब आए थे। अब उस टाइम पे एक इंसिडेंट हुआ जिसमें वो रोल डाउन कर रहा है। अभी नेचुरल सी बात है, प्रायोरिटी होनी चाहिए कि जो रोल डाउन हो रहा है उसको बचाना। ठीक है, अभी नेचुरल सी बात है, उसमें हम ऐसे रिएक्ट करेंगे कि हाँ, जो बंदा रोल डाउन हो रहा है, आई विल वट एवर, जो भी हमारे पास रिसोर्सेज होंगे, सिचुएशन पे डिपेंड करता है। रोल डाउन हो रहा है, नेचुरल सी बात है, हार्नेस होगी या कुछ होगा या रोप होगी, उससे हम उसको बचाएंगे या फिजिकली पकड़ के बचाएंगे। उसके बाद उसको देखेंगे उसको चोट तो नहीं लगी। अगर कहीं पर भी मेंशन नहीं है कि मतलब एक्सट्रीम इंजरी मेंशन नहीं है, तो मेरा जो अप्रोच है, मैं हमेशा यही सोचता हूँ कि ज्यादा कुछ हुआ नहीं है। फॉर एग्जाम्पल रोल डाउन ही हुआ है, उसकी कोई लाट तो नहीं टूटी, या सिचुएशन में कहीं मेंशन नहीं है दैट उसका फ्रैक्चर हुआ है, कुछ हुआ है। सो वी शुड ओनली इमेजिन कि बस एक नॉर्मल सी, कोई चोट नहीं आई, ज्यादा नॉर्मल सी स्प्रेन आई है, मोच आई है, तो उसको बचाया, उसकी मूव लगाई, गर्म पट्टी बांधी, ट्रैक कंटिन्यू किया और ट्रैक कंप्लीट कर दिया। सो अप्रोच शुड बी लाइक दैट, सिस्टमैटिक वाइज। एक जो सिचुएशन एट हैंड है कि बंदे को बचाना है, फिर उसको देखना है चोट तो नहीं लगी, फिर जो अल्टीमेट एम है दैट इज ट्रैकिंग, सो वी शुड ऑल्सो अकॉम्प्लिश दैट एट द एंड। सो एक ऑर्गेनाइज्ड वे में स्ट्रक्चर करके ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। ये बहुत सही आपने कहा कि एक ऑर्गेनाइज्ड वे होनी चाहिए किसी भी चीज को करने की। पहला स्टेप क्या होगा, दूसरा क्या होगा, और फाइनल स्टेप क्या होगा। एक सवाल जो है वो इन तीनों को कलेक्टिवली इन तीनों पे है कि ऑब्जर्वेशन का और एक जो पॉजिटिविटी पॉजिटिविटी होती है आपकी लाइफ में, इन दो चीजों का कितना इंपॉर्टेंस है।
अगर साइकोलॉजी को आपको अप्रोच करना है और आपको इस तरह से उसको करना है कि जो साइकोलॉजिस्ट है वो आपको रिकमेंड करने पे मजबूर हो जाए। ऑब्जर्वेशन का और पॉजिटिविटी का कितना इंपॉर्टेंस है साइकोलॉजी में? ऑब्जर्वेशन, ऑब्वियसली ऑब्जर्वेशन तो अच्छी होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल कोई पिक्चर आ गई, अब उसमें है कुछ और, किसी ने ऑब्जर्व कुछ और कर लिया। सो सबसे पहले क्या बोलते हैं उसको, ऑब्जर्वेशन या परसेप्शन जिसको हम बोलते हैं, सो दैट शुड बी करेक्ट। तो उसके लिए आप प्रैक्टिस कर सकते हो कि पिक्चर्स देख के आप, नेचुरल सी बात है, देख सकते हो कि मेरी परसेप्शन ठीक है कि नहीं। तो एक ऑब्जर्वेशन करेक्ट होनी चाहिए। तो ऑब्जर्वेशन काफी इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करती है, बिकॉज अगर आपकी ऑब्जर्वेशन ही नहीं ठीक, तो आप जजमेंट के क्राइटेरिया में ही नहीं आओगे कि इसकी तो ऑब्जर्वेशन ही ठीक नहीं है, मैं जज क्या करूं इसको। सो एंड अपार्ट फ्रॉम दैट पॉजिटिविटी, आई बिलीव एवरी सिचुएशन इज पॉजिटिव। कोई सिचुएशन नेगेटिव नहीं होती। लाइक फॉर कुछ भी हो रहा है पिक्चर के अंदर, कुछ भी हो रहा है सिचुएशन के अंदर, a situation can be negative but the outcome can always be positive. तो हमारा फोकस वही होना चाहिए कि आउटकम में हमेशा मतलब अच्छी चीज हो, कोई आउटकम अच्छा होना चाहिए। एट हैंड आप पे सिचुएशन कुछ नेगेटिव हो सकती है बट आउटकम शुड बी पॉजिटिव। सो उस पे फोकस होना चाहिए कि इस सिचुएशन को अब मैं बेहतर कैसे कर सकता हूँ। बिकॉज हम लाइफ में भी वही अप्रोच लेके चलते हैं। लेट्स से आज मैंने एग्जाम दिया, सेशनल एग्जाम्स दिए, उसमें मेरे 30 में से 15 मार्क्स आ गए। अब नेचुरल सी बात है, मेरा अप्रोच तो ये होगा कि 15 से ज्यादा नेक्स्ट टाइम आए। तो लाइफ में आपकी अप्रोच हमेशा, जनरली सबकी अप्रोच यही होती है कि इम्प्रूवमेंट वाली अप्रोच रखें। तो वही अप्रोच, एक पॉजिटिविटी वाली अप्रोच होनी चाहिए कि अभी भले ही नेगेटिव है लेकिन फ्यूचर में उस जैसे स्टोरी के अंदर कुछ लिख रहे हो। अब कोई बच्चे बोलते हैं कि पिक्चर में कुछ नेगेटिव पिक्चर दी है, नेगेटिव वर्ड दिया है। लाइक पिक्चर कांट बी नेगेटिव, वर्ड कांट बी नेगेटिव। कुछ हो रहा है तो उसका आउटकम पॉजिटिव तो हो सकता है। तो वो चीज है। और इन दोनों चीजों के अलावा एक चीज और है, आई बिलीव रीजनिंग एबिलिटी, दैट इज ऑल्सो व्हाट मैटर्स अलॉट। ऑब्जर्वेशन के साथ साथ आप उस चीज को रीजन कैसे करते हो। फॉर एग्जाम्पल कोई अगर गिरा है, किसी की चोट लगी है, आसपास भीड़ इकट्ठी हो गई। अब ऑब्जर्वेशन आपके ठीक है, आपने देख लिया कि उस इंसान को चोट लगी है, वो गिरा हुआ है। उसके बाद रीजनिंग कैसे दोगे कि चोट लगी तो कैसे चोट लगी, और उसके बाद उसको ठीक कैसे किया और आउटकम कैसे हुआ। जैसे कि हमारे टाइम पर बैंगलोर में एक पिक्चर आई थी। इन दैट वन लाइक एडल्ट, ओल्ड एडल्ट वाज लाइंग डाउन, उसके हेड से, सिर से खून निकल रहा था और आसपास काफी बच्चे खड़े थे, स्टूडेंट, कॉलेज स्टूडेंट लग रहे थे। और मेरे को लग रहा था जैसे उन्होंने क्रिकेट की यूनिफॉर्म पहनी है। दैट वाज माय इमेजिनेशन। तो उसमें मैंने ये लिखा था कि जो इंसान को चोट लगी वो अंपायर है। अब सबने ऑब्जर्व कर लिया कि चोट लगी है। अब सब बच्चे लिख देंगे उसको चोट लग गई, ये लग गया, उसको फर्स्ट एड दी, वो ठीक हो गया, ठीक है, सब ये स्टोरी बना ही देंगे। बट मेरी ऑब्जर्वेशन ये थी कि वो क्रिकेट मैच में अंपायर था, बॉलर ने बॉल डाली और क्रिकेट जो बैट्समैन था उसने बल्ला घुमाया और वो बॉल जाके अंपायर के सर पे लग गई। तो उससे उसका खून निकलने लग गया। अब नेचुरल सी बात है, उसको तो बचा ही लेंगे, खून को रोक देंगे, वट जो फर्स्ट एड दिया, जो किया। बट उससे हमने आउटकम क्या ली कि अंपायर्स के लिए भी प्रोटेक्टिव गियर होना चाहिए। जैसे कि हमने देखा था बीच में क्रिकेट में आया था, वो मेरी थॉट वहां से स्ट्राइक करी, क्योंकि मैंने मैच में देखा हुआ था कि वो यहाँ पर कुछ बांध लेते हैं ऐसे, फिर अंपायर्स अपना प्रोटेक्टिव गियर। तो वो आउटकम लिख दिया कि कॉलेज टूर्नामेंट्स के अंदर भी अंपायर को प्रोटेक्टिव गियर प्रोवाइड करना चाहिए। जैसे बैट्समैन के लिए होता है, कीपर के लिए होता है, अंपायर के लिए भी होना चाहिए। सो इसमें कुछ आउटकम हो गई, एक कंस्ट्रक्टिव थिंकिंग हो गई। तो उस चीज को आप रीजनिंग को कैसे अप्लाई करते हो, सो वो भी मतलब बहुत मैटर करता है, छोटी छोटी चीजों को। तो पाजी, जैसे आपने डिस्कस करा अभी हमारे साथ साइकोलॉजी में जैसे एसआरटी, टीएटी और डब्ल्यूटी के बारे में, और किस तरह की अप्रोच एक कैंडिडेट की होनी चाहिए। तो एसडी के ऊपर आते हैं कि एसडी के बारे में आपने कैसे आपने तैयार करा, कैसे आपने जो एक इंट्रोस्पेक्शन पार्ट होता है उसी पे कैसे फोकस करा, और एसडी की क्या इंपॉर्टेंस है, क्योंकि एसडी इंटरव्यू में भी काम आता है और साइकोलॉजी में भी काम आता है, कहीं कहीं जीटीओ में भी है। तो एसडी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इसके बारे में बताएंगे कैसे अप्रोच करनी चाहिए और कैसे आपने प्रिपेयर करा। दो क्वेश्चन। अच्छा, सो एसडी में सेल्फ डिस्क्रिप्शन में अपने कॉलम्स होते हैं। व्हाट योर पेरेंट्स थिंक अबाउट यू, व्हाट योर टीचर्स थिंक अबाउट यू, व्हाट योर फ्रेंड्स थिंक्स अबाउट यू, एंड व्हाट डू यू थिंक, व्हाट यू थिंक अबाउट योरसेल्फ, एंड वेयर डू यू सी योरसेल्फ। तो इन फ्यूचर, व्हाट काइंड ऑफ पर्सन यू वांट टू बी।
सो उसमें क्वेश्चन ये होता है, व्हाट डू यू थिंक योर पेरेंट्स थिंक अबाउट यू, कि आप क्या सोचते हो कि आपके पेरेंट्स आपके बारे में क्या सोचते हैं। तो आप अपनी थिंकिंग है कि मुझे ये लगता है कि मेरे पेरेंट्स मेरे बारे में ये सोचते होंगे, मुझे लगता है कि मेरे दोस्त मेरे बारे में ये सोचते होंगे, मुझे लगता है कि मेरे टीचर्स मेरे बारे में ये सोचते होंगे। कुछ बच्चे क्या करते हैं, डायरेक्टली जाके पूछने लग जाते हैं कि आप मेरे बारे में क्या सोचते हो। डायरेक्टली भी पूछ सकते हैं एक आइडिया लेने के लिए, लेकिन द रियल क्वेश्चन इज व्हाट डू यू थिंक, आपको क्या लगता है वो क्या सोचते होंगे। तो उस तरीके से एक मेरे ख्याल से उसका अप्रोच ऐसा है कि इसकी इम्पोर्टेंस एंड में क्यों लिखवाते हैं, बिकॉज आपके जब सारे WAT, TAT, SRT वो सब इवेल्युएट होंगे तो उससे एक आपकी पर्सनालिटी बनेगी। तो उस पर्सनालिटी को ये देखने के लिए कि आप अपनी पर्सनालिटी के बारे में कितना सेल्फ अवेयर हो, आप अपने बारे में उतना ही जानते हो कि नहीं जानते। सो इट इज जस्ट टू चेक योर सेल्फ अवेयरनेस, एंड ऑब्वियसली इट इज बेटर कि पेरेंट्स से बात करो, टीचर से भी बात करो, फ्रेंड से भी बात करो कि भाई तू मेरे बारे में क्या सोचता है, मेरी क्या अच्छाइयाँ हैं, क्या वीकनेसेस हैं। तो उस हिसाब से वन शुड राइट इट। और आई बिलीव उसके अंदर जितने आप अच्छे पॉइंट्स भी लिख रहे हो उतनी अपनी शॉर्ट कमिंग्स लिखना भी जरूरी है। कई बच्चे सिर्फ अच्छे अच्छे पॉइंट्स लिख के आ जाते हैं, बट शॉर्ट कमिंग्स भी लिखनी है। तो इसको बस एक बहुत सिंपल है, तो आई बिलीव काफी सिंपल चीज है जिसको आप डिस्कस करके अपनी पर्सनैलिटी के हिसाब से लिख सकते हो। और आपने इसको कैसे प्रिपेयर करा? मतलब आपने जैसे आप रिकमेंड 2 बार हुए, तो दोनों बार आपकी क्या अप्रोच रही? क्या आपने एसडी को चेंज करा, या जिससे आप कॉन्फ्रेंस आउट, स्क्रीन आउट भी रहे कभी? तो उस टाइम आपने क्या सोचा कि मैं इसको किस तरह से चेंज कर सकता हूँ? जो इंट्रोस्पेक्शन पार्ट था, वो कैसे करा आपने इस चीज आपने सेल्फ डिस्क्रिप्शन के लिए? चेंज तो मैंने कभी नहीं किया, लाइक जो प्रिपेयर पहले से ही कर लिए थे SSB जाने से पहले, वही मतलब अभी सेकंड अटेम्प्ट में भी वही सेम था, बिकॉज सेल्फ डिस्क्रिप्शन तो सेल्फ डिस्क्रिप्शन है। लाइक दो चीजें आप प्रिपेयर कर सकते हो, ब्लैंक स्टोरी और सेल्फ डिस्क्रिप्शन। ये दो चीजें आपके पहले से प्रिपेयर्ड होंगी तो बेटर है। तो सेल्फ डिस्क्रिप्शन में मैंने प्रिपरेशन का यही तरीका रखा था, लाइक व्हाट्सएप पे जितने पुराने टीचर्स थे स्कूल के, उनको मैंने मैसेजेस भेज दिए कि कुछ क्वेश्चंस भेज दिए कि मेरे में क्या अच्छाइयाँ हैं, क्या बुराइयाँ हैं, ऐसे ऐसे कुछ सेल्फ अवेयरनेस के रिगार्डिंग, ताकि मेरे को मालूम चल जाए कि मेरे टीचर्स के सामने मेरी पर्सनैलिटी क्या है या मेरी इमेज क्या है। पेरेंट्स का तो पता ही होता है सबको कि हाँ, काफी पेरेंट्स बोलते हैं हाँ तू तो आलसी है, तू सोता रहता है, तू ये नहीं करता, तू वो नहीं करता, या तू क्या करता है, हाँ मेरा लड़का बड़ा ये करता है, काम करता है, घर के बाहर के काम करता है, हेल्प करता है मेरे को। तो घर वालों को तो सबको पता ही होता है, दोस्तों का भी सबको पता ही होता है, बिकॉज दोस्त काफी कैजुअल रहते हैं एक दूसरे के साथ, मस्ती मजाक करते रहते हैं। बट हाँ फिर भी कुछ दोस्त होते हैं जो सिर्फ आपकी तारीफ करेंगे, और कुछ दोस्त होते हैं हु विल क्रिटिसाइज यू ऑल्सो। तो जो आपको दोस्त क्रिटिसाइज करेंगे उनके पास जाओ, उनसे फिर सलाह मशवरा करो, हाँ मेरी पर्सनैलिटी में क्या तेरे को अच्छाइयाँ लगती है, क्या बुराइयाँ लगती है, एंड देन कनेक्टेड विद योर पर्सनैलिटी। हाँ हाँ मेरे को लगता है सही बोल रहा है, मेरे को लगता है गलत बोल रहा है। क्योंकि कई बार क्या होगा, आपको लगता होगा नहीं मैं ऐसा नहीं हूँ, उसको ऐसा क्यों लगता है, कई बार ऐसा भी होता है। सो थोड़ा एक मिडिल पॉइंट पे आओ दूसरों के ओपिनियन से और अपनी सोच पर, एंड देन वन शुड राइट इट। वही 5 to 6 लाइंस होनी चाहिए, और उसमें गुड पॉइंट्स भी होने चाहिए, आपकी शॉर्ट कमिंग्स भी होनी चाहिए। तो दैट वाज द अप्रोच दैट आई यूज्ड, और फिर मैंने उसको लिखा वोकैबुलरी अच्छी यूज करके, बस उसको फ्रेम करके मैंने लिख दिया, वही था, दैट्स इट। अब बात आती है जीटीओ के ऊपर, कि आपने जीटीओ कैसे प्रिपेयर करा, क्योंकि जीटीओ में बहुत सारे टास्क होते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम राइट। पीजीटी, और आखिरी में फिर आपका अगर देखा जाए तो कमांड टास्क होता है, फिर फाइनल ग्रुप टास्क होता है। तो ये जो टास्क थे, इनके लिए आपने आपकी क्या अप्रोच रही, कैसे आपने प्रिपेयर करा? आपने क्या किसी और इंडिविजुअल से, कोई और रिकमेंडेड कैंडिडेट से डिस्कस करा, वीडियोस वगैरह देखी, कैसे अपने आपने तैयार करा इस चीज को? हाँ, सो अर्लियर वी वर टॉकिंग अबाउट द लाइक कोचिंग लेने के बारे में कि वेदर शुड वी गो फॉर कोचिंग और नॉट। सो आई बिलीव कोचिंग का सबसे बड़ा बेनिफिट जीटीओ में होता है, बिकॉज इंडोर टास्क्स के अलावा जो आउटडोर टास्क्स होते हैं, सो आउटडोर टास्क्स में फट्टा बल्ली, स्टार्ट लाइन, फिनिश लाइन, द स्ट्रक्चर्स, वो आप यूट्यूब पे जितना मर्जी देख लो, ठीक है, वो आप जब तक प्रैक्टिकली नहीं करोगे तब तक आपको समझ नहीं आएगी। या तो कोई इंसान है कि जो गांव में रहता है, वो प्रैक्टिकल डे टू डे काम करता है लक्कड़ से, उससे। कुछ लोग होते हैं जिनको प्रैक्टिकल नॉलेज होती है, गांव के लोगों को ज्यादा होती है। शहर के लोगों को हमारा लाइफस्टाइल वैसा हो गया है, हम स्मार्टफोन्स पे लगते रहते हैं, ये करते रहते हैं। तो इट इज इंपॉर्टेंट टू गेट अ प्रैक्टिकल इन ऑन हैंड्स एक्सपीरियंस, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस। तो कोचिंग में जीटीओ हेल्प करता है, क्योंकि वहां पर आप जब पीजीटी करते हो
FGT करते हो, हाफ ग्रुप टास्क करते हो, तब आपको मालूम चल जाता है कि मैं कितने पानी में हूँ, कितने पानी में नहीं हूँ, कि ग्रुप के अंदर मैं कैसे हैंडल कर पा रहा हूँ, कितने आइडियाज आ रहे हैं, कितने नहीं आ रहे। सो स्पेशली फॉर द आउटडोर टास्क, आई बिलीव कोचिंग लेना इज नॉट अ बैड आइडिया एट ऑल। अगर कोचिंग कोई नहीं अफोर्ड कर सकता, और किसी के यहाँ पर कोचिंग नहीं है, टाइम नहीं है, पैसा नहीं है, यूट्यूब पे भी देर आर लॉट्स ऑफ वीडियोज इन विच देर आर डिफरेंट अप्रोचेस, जिससे आपको एक रफ आइडिया मिल जाएगा। तो मेरा अप्रोच वही था कोचिंग में, जब मैंने ग्राउंड में देखा जीटीओ में कि ऐसे ऐसे हो रहा है, ऐसे ऐसे, तो जो जो रूल्स होते हैं, जो जो आपकी टेक्निक्स होती हैं, जैसे जैसे आप ब्रिजिंग कर सकते हो, तो वो सब मैं अप्लाई कर पा रहा था। तो उस तरीके से मैं आई वाज ऑलरेडी वेरी कॉन्फिडेंट दैट इफ एनीथिंग माइट कम इन फ्रंट ऑफ मी, आई विल बी एबल टू सॉल्व इट। तो वो चीज थी। और इंडोर टास्क के बारे में जो जीडी होती है, जीपी होती है, सो आई बिलीव उसका तो आप खुद से भी प्रिपरेशन कर सकते हो। ग्रुप डिस्कशंस, आप दोस्तों का, हम ग्रुप बनाते थे जितने भी हम एनसीसी के थे, फ्रेंड्स थे, तो वी यूज टू कॉल हुएवर वाज इंटरेस्टेड, हम 5-6 जने हो जाते थे, हम बैठ के सेमी सर्कल में कॉलेज में डिस्कशन किया करते थे एक दूसरे के साथ। हम एक दूसरे को टॉपिक्स देते थे, लाइक कि कल तू ये टॉपिक सुनाएगा लेक्चरेट, कल मैं ये टॉपिक सुनाऊंगा। तो हम फेस टू फेस वी यूज्ड टू टेक ईच अदर्स लेक्चरेट। कभी भी वो लेक्चरेट परफेक्ट नहीं होता था, कभी कभी फंबल हो गया, कभी इंग्लिश में अटक गए, कभी नॉलेज में अटक गए, हमेशा ये होता था। बट जब एसएसबी की बारी आई, वहां पर इट वाज ऑल परफेक्ट, क्योंकि प्रैक्टिस में जितनी गलतियां हो जाए, दैट इज बेटर कि प्रैक्टिस में गलतियां कर लो। और क्या होता है, ग्रुप डिस्कशन का हो गया, ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज। ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज मैंने एक बुक खरीदी थी एसएसबी की, तो उसके अंदर डिफरेंट जीपी एक्सरसाइजेस दी हुई थी। तो उस एक्सरसाइजेस को सॉल्व कर करके एक आइडिया मिल जाता है कि हाँ, क्या रिसोर्सेज आप यूज कर सकते हो जो गिवन है, क्या हिडन रिसोर्सेज आप इंट्रोड्यूस कर सकते हो, क्या प्रायोरिटीज होनी चाहिए। तो जीपी के अंदर वही देयर आर प्रायोरिटीज। नेचुरल सी बात है, किसी की लाइफ जा रही है तो आप सबसे पहले किसी की जान बचाना चाहोगे, उसके बाद आप कोई मटेरियल डिस्ट्रॉय हो रहा है, कोई चोरी हो रही है, वो बचाना चाहोगे। सो देयर आर थिंग्स लाइक दैट। सो प्रायोरिटाइजेशन इज इम्पोर्टेंट। और लेक्चरेट हो गया, जीडी हो गया, जीपी हो गया। अपार्ट फ्रॉम दैट वही फट्टा बल्ली है सब में, पीजीटी, एचजीटी, एफजीटी और कमांड टास्क। सो all that is important in that is ideas and your self confidence. तो फॉर मी पर्सनली कोचिंग का बहुत बेनिफिट हुआ वहां पर, बिकॉज मैंने एक बार वो करके देख चुका था। और वही चीज। कोई ऐसी सिचुएशन हो जैसे जीटीओ में होता है कि आपको आइडियाज देने होते हैं, बहुत बार ऐसा होता है कि आइडियाज नहीं आते हैं, आप अटक जाते हैं, कमांड टास्क में अटक गए आप पीजीटी में अटक गए। तो उस सिचुएशन को आपके, अगर आपके एसएसबी का जो आपका एक्सपीरियंस है, वहां कोई ऐसी सिचुएशन आपके साथ आई जहां आइडियाज आपको नहीं आ रहे हैं और जो जीटीओ है वो आपके प्रेशर बनाया जा रहा है, आपको कंडीशन पे कंडीशन दिया जा रहा है, तो उस सिचुएशन को आपने कैसे हैंडल करा और एक कैंडिडेट को उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करना चाहिए? ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्पीकिंग अबाउट द पीजीटी, एचजीटी एंड एफजीटी, अगर आप आइडियाज नहीं दे पा रहे तो नेचुरल सी बात है, योर ग्रुप मेंबर्स विल बी हैविंग अ लॉट ऑफ आइडियाज। So when you are not able to give the idea, it is always better to step back and let somebody other, some better person with a better idea, to put forward his or her approach. So there is no this thing. There is no shame in stepping back and giving somebody else a chance, because there you are acting as a group. So the main idea is to get the group across. वहाँ पर personal performance का कोई मतलब नहीं है। And during the command task in this SSB, when I went to Bangalore, तो command task के अंदर there was an instance जहाँ पर मेरे को कोई idea नहीं आ रहा था। So I don't know why, it was a very easy approach, but I was not getting any idea. So I was just observing कि क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता। So the GTU told me after 5 minutes that you can take ideas from your subordinates. So the first idea that I took in the command task was from my subordinates. They told me the idea, then I applied it, and then we came out of the circle, and the GTU said, okay, the task is done, but this is not your idea. Now I want your idea. Then GTO told me, now you can't take somebody else's idea. And that at that point of time, वहां पर 2 सेकंड के अंदर मेरे को आइडिया आ गया दूसरी अप्रोच के साथ, and I gave it. The point is, कभी आइडिया नहीं आया, डोंट बी नर्वस, बी कॉन्फिडेंट इन योर बॉडी लैंग्वेज एंड ऑलवेज थिंक कि क्या हो सकता है। क्योंकि जब तक मेरे को वो आइडिया नहीं आया, तब तक मैं दूसरा आइडिया सोच रहा था। और जब तक वो जीटीओ ने बोल दिया कि आइडिया ले सकते हो ग्रुप मेंबर से, उन्होंने एक अप्रोच बता दिया, तब तक मैंने दूसरा सोच लिया था।
तो जैसे उसने बोला नाउ आई वांट योर आइडिया, सो आई वाज ऑलरेडी अप विद माय आइडिया, रेडी विद माय आइडिया. सो जस्ट डोंट बी नर्वस. कभी आइडिया नहीं भी आया तो, बिकॉज द टास्क्स आर वेरी सिंपल, आइडियाज हमेशा आएंगे ही आपको. जस्ट क्या होता है, व्हेन यू गेट नर्वस और व्हेन यू ओवरथिंक, तो कभी कभी फिर आइडिया नहीं आते. सो इट इज बेटर टू गो विद अ फ्री माइंड, एंड आइडियाज आएंगे, बिल्कुल आएंगे. नहीं आया तो मेरे जैसे सबॉर्डिनेट से पूछ के फिर दूसरा आइडिया दे सकते हो. सो बट अर्लियर इन माय फर्स्ट एसेस भी मेरे को कहीं भी आइडियाज की वो नहीं हुई थी, लाइक देयर वाज नो डेफिशिएंसी इन माय आइडियाज. सो उसमें जरूरी है लाइक बी इन टच. वो स्ट्रक्चर्स को आप एक बार देखो, जाके महसूस करो जीटीओ ग्राउंड में, कोचिंग में या व्हाटएवर जहां पर भी अवेलेबल है, तो यू विल फील मच मोर कॉन्फिडेंट. ओके, तो आपने बहुत अच्छे से बताया कि आइडियाज जो हैं वो कभी कभार नहीं आए तो आप अपने सबऑर्डिनेट्स की हेल्प ले सकते हैं. एक क्वेश्चन, अगर जीटीओ अगर आपको ऑफर करे, लाइक ओनली देन. एक क्वेश्चन ऐसा कि जैसे आप कुछ ऐसे 2 एसेस में आप रिकमेंड हुए, बाकी सब में आप रिकमेंड नहीं हुए, तो उस टाइम अगर जैसे कैंडिडेट है, अगर उसको अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करना हो जीटीओ में कि भाई मेरे को मैंने कहाँ गलती करी, मुझे देखना पड़ेगा, तो उस टाइम क्या अप्रोच होनी चाहिए कि हर टास्क में आप कैसे अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करें कि मैंने कहाँ गलती करी, कैसे क्या करा, इस बारे में आपका क्या कहना है और कैसे करना चाहिए इंट्रोस्पेक्शन जीटीओ से रिलेटेड? आई बिलीव जैसे मैंने फर्स्ट एसेस भी दी, तो उसके लाइक आफ्टर दैट इन माय consecutively 2 essays I was screened out. तो I did not face the conference. Like 2 बार screen out हुआ and 2 times I got recommended. So every time I have faced the conference, I have been recommended. So उस तरीके से like I can't tell from the personal experience, but from a third person's opinion, I believe अगर GTO के अंदर किसी को self introspection करनी है, so the best way is to ask the members who were with you in the GTO. जो SSB में आपके दोस्त आपके साथ GTO में थे, you should ask them first कि मेरा behavior, like the performance से ज्यादा आपका behavior, आपका attitude वो matter करता है. So उनसे आप पूछ सकते हो, भाई मैं ज्यादा dominating था या ज्यादा मैं passive था, what was my behavior, what was my body language, was I coming out as a very shabby person, very nervous person. So that matters a lot. Ideas तो बाद की बात है. First of all आपका जो body language है, आपका deal doll है, जो आपका approach है, आपका cheerfulness है, वो matter करता है. After that the ideas are there, because ideas में आपको एक input देना है, because सब group members ideas देंगे, आपको उसमें input देना है. Ideas नहीं भी आ रहे तो you can always help with the material. आप आगे जाके help कर सकते हो अपने subordinates की. तो सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन में वही है, अगर आइडियाज नहीं आ रहे तो यूट्यूब पे आप वीडियोस देख सकते हो, या खुद से आप स्ट्रक्चर्स बना के घर पे कर सकते हो कि हाँ ये फट्टा है, ये बल्ली है, मेरे को क्रॉस करना है, तो कैसे कनेक्ट हो सकते हैं, कैसे नहीं हो सकते. देयर आर डिफरेंट वेज टू कनेक्ट इट. तो वो आपको वेज आने चाहिए, रोप्स के साथ लूप्स बनाने आने चाहिए. जैसे हम एनसीसी में थे तो हमको एनसीसी में वो सब चीजें आती थी. लाइक अगर मुझे एक रोप का लूप बनाना है, उसके अंदर फट्टा घुसा के उसको अटकाना है, तो अगर मेरे को वो पता ही नहीं है मैं कैसे बनाते हैं, तो उस आइडिया को तो मैं इम्प्लीमेंट कर ही नहीं सकता. सो जो डिफरेंट डिफरेंट लूप्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट नॉट्स हैं, डिफरेंट तरीकों से कनेक्ट हो सकती है चीज, वेल विद इन द लिमिट्स, वेल विद इन द रूल्स. तो वो चीजें एक आप सीख सकते हो, तो यू विल बी बेटर प्रिपेयर्ड. इंटरव्यू की क्या प्रिपरेशन रही आपकी? आपने कैसे इंटरव्यू को तैयार करा? क्या क्या चीजों का आपने ध्यान दिया इंटरव्यू से रिलेटेड? जैसे कहते हैं कम्युनिकेशन स्किल्स मैंने इंप्रूव करी, तो आपने क्या क्या चीजें थी जिन पे आपने काम करा? पर्सनली भी मेरे को लगता है कि सबसे ज्यादा वर्क मैंने इंटरव्यू पे करा है. आई हैव वर्कड द मोस्ट ऑन द इंटरव्यू. तो हम क्या करते थे, जैसे हमारा ग्रुप था एनसीसी वालों का, तो वी यूज्ड टू टेक ईच अदर्स इंटरव्यू. तो हम एक दूसरे का फोन पे इंटरव्यू लेते थे, 1-1 घंटा 2-2 घंटा. जो भी स्टैंडर्ड क्वेश्चंस होते हैं, जो भी कॉम्प्रिहेंसिव इंटरव्यू क्वेश्चंस टेक्निक्स होती हैं, वही फैमिली के बारे में A to Z 10-12 क्वेश्चन, फिर स्कूल के बारे में 10-12 क्वेश्चंस, फ्रेंड्स के बारे में 10-12 क्वेश्चंस. तो वो प्रैक्टिस कर करके फिर कभी कभी क्या होता है, याद नहीं रहते 10 से 12 पूरे जितने क्वेश्चंस है, लाइन वाइज याद नहीं रहते. तो उस चीज की वही हम प्रैक्टिस करते थे, लगातार क्वेश्चंस पूछे, लगातार आंसर किए, whether you are able to retain it or not. So I believe friends का बहुत like there has been a big contribution कि हम दोस्तों के साथ करते थे प्रैक्टिस. तो उस चीज ने काफी हेल्प किया. एक दूसरे से हम इंटरव्यूज लेते थे और बाद में फीडबैक भी देते थे अपने पर्सनल ओपिनियन से कि भाई मेरे को लगता है तेरा यहाँ पर ऐसा है, मतलब यू आर लैगिंग इन दिस, तूने ऐसे ऐसे बोला,
तो इसको बेटर तरीके से प्रोजेक्ट किया जा सकता है, कॉन्फिडेंस कम है, इंग्लिश ये है वो है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वो चीज, उसके बाद वही देन एनसीसी में हमारे जो कर्नल थे, कमांडिंग ऑफिसर, तो उनको इंटरव्यू देते थे कि सर हमारा इंटरव्यू ले लो, तो वो तो प्रॉपर इंटरव्यू लेते थे, उनके सामने हम दोस्तों की तरह एक्ट नहीं कर सकते थे। सो ही यूज्ड टू बी वेरी स्ट्रिक्ट एंड टफ विद अस। तो एक वो फील भी आ जाती है कि हाँ एक ऑफिसर आपका इंटरव्यू ले रहा है। और सर भी हमको फीडबैक देते थे, सो वी यूज्ड टू वर्क ऑन दैट फीडबैक, वर्क ऑन आवर इंग्लिश स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, और चीजों को कैसे बेटर प्रेजेंट कर सकते हो। क्योंकि प्रेजेंट होने का भी एक तरीका होता है, यू शुड बी प्रेजेंटेबल बिकॉज वन इज गोइंग फॉर एन इंटरव्यू। तो हर चीज में प्रेजेंटेशन तो होनी चाहिए। लाइक एक चीज को अगर आप एक तरीके से बोल सकते हो, उसको बेटर तरीके से भी बोल सकते हैं। तो प्रेजेंटेशन शुड बी देयर। तो वही इट वाज ऑल दैट। एंड इंटरव्यू के लिए सबसे इंपॉर्टेंट सेल्फ अवेयरनेस होती है, बिकॉज द क्वेश्चंस आर देयर व्हिच आर बीइंग आस्क्ड टू यू रिगार्डिंग टू योर लाइफ। सो सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज है, तो इंटरव्यू के रिगार्डिंग एस्पिरेंट्स को वो करनी चाहिए कि मेरी लाइफ के अंदर जो जो चीजें हैं, अगर मेरा भाई है, मेरी बहन है, मेरे पापा है, मेरे मम्मा है, उनकी लाइफ के बारे में मेरे को A to Z सब कुछ मालूम होना चाहिए, सब कुछ, एवरीथिंग। बिकॉज एनी क्वेश्चन कैन कम फ्रॉम एनी स्फेयर ऑफ योर लाइफ। अब ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं, अगर आपकी मम्मा को मैं पूछूं, आपके फादर को मैं पूछूं कि आपकी 3 बुरी क्वालिटीज बताएं, तो उस टाइम तो आप सोचोगे नहीं। तो यू शुड ऑलरेडी बी प्रिपेयर्ड कि हाँ पापा से पूछ के रखो, मम्मी से पूछ के रखो, दोस्तों से पूछ के रखो। सो एवरीथिंग यू शुड बी सेल्फ अवेयर। तो सेल्फ अवेयरनेस इज द की। अगर आप सेल्फ अवेयर हो, आपको अपनी लाइफ के बारे में सब कुछ पता है, जी के नहीं भी पता, आउटर लाइफ के बारे में, आउटर वर्ल्ड के बारे में नहीं भी पता, वो चल जाएगा, लेकिन अपने बारे में पता होना चाहिए। तो दैट इज इम्पोर्टेंट। एक और चीज होती है इंटरव्यू में, वो होता है PIQ, पर्सनल इंटरव्यू क्वेश्चन। तो आपने अपने PIQ पे कैसे काम करा? कि उसमें बहुत सारी चीजें होती हैं, आपका एकेडमिक्स होता है, आपके पेरेंट्स की एजुकेशन, उनके इनकम, उसके अलावा फिर आपका उसका जो आप बैक साइड देखेंगे पेज का, तो उस पर लिखा होता है आपकी हॉबीज, इंटरेस्ट, आपके अचीवमेंट्स। तो इन चीजों पे आपने कैसे काम करा, और कहाँ कहाँ आपको ऐसा लगा कि मुझे ये चीज में कमी लगी तो मैं यहाँ कुछ काम कर सकता हूँ? कैसे आपकी अप्रोच रही PIQ को लेकर? ओके, सो जब तक PIQ भरने की बारी आई, तब तक तो लाइक यू हैव डन एवरीथिंग इन योर लाइफ। सो जो अचीवमेंट्स हैं, जो किया है, दैट इज ऑलरेडी देयर, डन एंड डस्टेड। सो वन कांट इम्प्रूव फर्दर। जब आपकी SSB आ गई, तब आप इम्प्रूव नहीं कर सकते। बट द मेन थिंग इज PIQ फिल करो। आपने फिल कर लिया, फ्रंट पेज, बैक पेज, अचीवमेंट्स, व्हाटएवर। तो PIQ के अंदर आपने जो लिखा है, whatever you have written in your PIQ, regarding that thing, you should have the complete knowledge, because the question can pop up from anywhere. Let's say my father used to work in Indian Oil Corporation. So Indian Oil Corporation के regarding मेरे को एक भी question नहीं आया इंटरव्यू के अंदर, but I knew everything. Indian Oil Company कब बनी थी, क्या काम है, कहाँ हेडक्वार्टर्स है, कौन उसका चेयरमैन है अभी, कौन प्रेसिडेंट है, क्या काम होता है, कौन से सेक्शंस होते हैं, मेन रिफाइनरीज कहाँ कहाँ पर है, तो मैं, और कैसी क्या क्या प्रोसेसेस होती हैं, क्या क्या उसके प्रोडक्ट्स होते हैं, गैस होती है, पेट्रोलियम होता है, क्या डीजल होता है, गैस वट एवर। तो हर चीज के बारे में आई वेंट प्रिपेयर्ड। अब आपने लिख दिया कि हॉबी के अंदर मैं फुटबॉल खेलता हूँ, या मैं गिटार बजाता हूँ, मैं कुकिंग करता हूँ, तो अभी उस चीज के बारे में वन शुड हैव कंप्लीट अवेयरनेस, कंप्लीट नॉलेज। इंडिया की फुटबॉल टीम, इंडिया के फुटबॉल टूर्नामेंट, फुटबॉल क्लब्स, बाहर की फेवरेट फुटबॉल टीम, फेवरेट प्लेयर, फेवरेट मैनेजर, क्या चल रहा है, ये इंग्लिश प्रीमियर लीग, UEFA क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, गिटार किसने इन्वेंट किया था, कहाँ इन्वेंट हुआ, कितनी स्ट्रिंग्स होती हैं, कौन सी वुड के बनते हैं, आपके पास कौन सी कंपनी का है, कौन सी स्ट्रिंग्स इसमें डलती हैं, ब्रॉन्ज डलती है, कॉपर, एल्यूमिनियम डलती है। तो ये इस तरीके से अप्रोच होनी चाहिए कि मैं जो लिख रहा हूँ, उसके बारे में जो जो क्वेश्चन पॉप अप हो सकता है, वो क्वेश्चन आपका प्रिपेयर्ड होना चाहिए। सो दैट वाज माय अप्रोच, कि PIQ के अंदर मैं जो लिख रहा हूँ, उसके बारे में मेरे को सब कुछ मालूम होना चाहिए। ओके, बाकी आपका इंटरेस्ट फुटबॉल में, तो आपके बैकग्राउंड वॉल से ही पता लग रहा है। राइट राइट। तो ये तो रहा PIQ का। हॉबीज, इंटरेस्ट में जैसे आपने बताया कि होना चाहिए, तो एक चीज ये कि जैसे बहुत सारे कैंडिडेट्स जाते हैं जिनकी हॉबीज इंटरेस्ट बहुत कम होती है, कोई 1 या 2 होती है, कुछ एक तो मतलब उनको पता ही नहीं तो इनकी हॉबीज इंटरेस्ट क्या रहे। तो ऐसे सिचुएशन यस। में कैंडिडेट को क्या करना चाहिए अगर उसके पास टाइम है?
कि बहुत सारी चीजें जैसे आपने कहा कि पीआईक्यू भरने का टाइम आया, जब तक तो बहुत सारी चीजें हो चुकी थी, अचीवमेंट्स, स्पोर्ट्स वगैरह। तो हॉबीज इंटरेस्ट पे अगर किसी की कम है हॉबीज इंटरेस्ट, तो उसी को कैसे डेवलप करे? राइट, नहीं वही नेचुरल सी बात है, कॉलेज लाइफ या फिर स्कूल लाइफ से मतलब वो चीज स्टार्ट हो जाती है। सो वन शुड बी एन एक्टिव स्पोर्ट्स पर्सन। अगर ठीक है आपकी अचीवमेंट नहीं भी है कोई स्पोर्ट्स के अंदर, बट एक इंसान शाम को खेलने जाता है दोस्तों के साथ, अचीवमेंट नहीं भी है लेकिन आप रोज शाम को खेलने जाते हो, आप वो चीज भी लिख सकते हो। हाँ, मैं शाम को सर क्रिकेट इज माई स्पोर्ट, आई प्लेड फॉर कैजुअल पर्पसेस, तो क्रिकेट लिख सकते हो, फुटबॉल लिख सकते हो। तो स्पोर्ट्स लिखने का वही मतलब है, वो आपकी पर्सनैलिटी को एक्सप्लेन करता है कि हाँ मैं स्पोर्ट्स पर्सन हूँ, मैं खेलता हूँ, भले कुछ अचीवमेंट ना भी हो। नहीं खेलते तो आज से खेलना स्टार्ट कर दो, लाइक वन शुड प्ले वन स्पोर्ट। तो हॉबीज के अंदर भी किसी की हॉबीज नहीं है तो कोई ना कोई हॉबी इनकलकेट करना शुरू कर दो। तो हॉबीज, द बेस्ट हॉबीज विच कैन बी इनकलकेटेड वेरी क्विकली आर, या तो रनिंग कर सकते हो आप, या तो आप बुक रीड करना शुरू कर सकते हो, नॉवेल्स रीड करना शुरू कर सकते हो। तो ये एक दो हॉबीज हैं जो आप किसी भी टाइम शुरू कर सकते हो। गार्डनिंग करना शुरू कर सकते हो, कुकिंग करना शुरू कर सकते हो, कोई नई चीज सीख सकते हो। जैसे लॉकडाउन था तो मैंने लाइक 3 चीजें सीखी न्यू। मैंने कुकिंग सीखी, मैंने उर्दू लैंग्वेज के बेसिक्स सीखे, लाइक आई वाज वेरी इंटरेस्टेड इन शायरी पोएट्री, तो मैंने उर्दू सीखना शुरू किया था। फिर मैंने उसके अलावा एक इंस्ट्रूमेंट होता है यूकुलेले, गिटार का छोटा वर्जन होता है, इट हैज 4 स्ट्रिंग्स, तो इट इज अ हवाईयन इंस्ट्रूमेंट, तो मैंने वो सीखा लॉकडाउन में। सो एवरीबडी शुड टेक द अपॉर्चुनिटी, अगर कोई घर पे फ्री बैठा है तो कुछ ना कुछ नया करो, कुछ ना कुछ नया सीखो। वो आपके अंदर एक क्या बोलते हैं, एक चाहत होनी चाहिए, एक कुछ किसी नई चीज को एक्सप्लोर करने का। तो वो तो होना चाहिए आई बिलीव हर एक इंसान के अंदर। अगर नहीं है तो उसको आप इनकलकेट कर सकते हो। हार्डली 6 मंथ्स लगते हैं, हार्डली इट वुड टेक 6 मंथ्स, 4 to 6 मंथ्स। अगर कोई आज पेपर देके आया सीडीएस का तो 4-5 महीने में आएगी एसएसबी, तब तक वो कर सकता है प्रिपरेशन, अपने आप को इम्प्रूव कर सकता है, पर्सनैलिटी को इम्प्रूव कर सकता है। सो वही है, दैट शुड बी द अप्रोच। ओके, तो आपने बहुत सरल शब्दों में बताया कि कैसे क्या करना चाहिए हॉबीज से रिलेटेड। इंटरव्यू के जैसे आपने 2 बार इंटरव्यू दिए, दोनों बार में आप रिकमेंड हुए, तो उस उन दोनों इंटरव्यूज में क्या डिफरेंस था? और कुछ ऐसा सवाल जो आपको एक इंटरव्यू में पूछा और दूसरे में ना पूछा हो, या फिर कोई ऐसा सवाल जो आपको मतलब जहां आप अटक गए हो, तो इस बारे में आपका मतलब क्या एक्सपीरियंस रहा इंटरव्यू से रिलेटेड जब आप रिकमेंड हुए दोनों में? ओके, ओके, दोनों टाइम जब भी इंटरव्यू हुआ, आई वाज नेवर स्टक एट एनी क्वेश्चन, कहीं भी मैं अटका नहीं। बट हाँ, कहीं कहीं मेरे को फील हो रहा था कि द इंटरव्यूअर इज ट्राइंग टू प्रेशराइज मी। तो दिस टाइम इन बैंगलोर माय इंटरव्यू वाज वेरी वेरी सिंपल, like it would have hardly gone for like 20 or 25 minutes. तो it was a very simple interview, PIQ based, अब बस नॉर्मल वही CIQ क्वेश्चंस पूछे, PIQ बेस्ड हुआ। इट वाज अ वेरी नॉर्मल शॉर्ट इंटरव्यू, इसमें कुछ खास नहीं था, as in no pressurized environment was created by the IO. And in my first SSB उस टाइम पर like at 1 or 2 points I was being cornered. तो जैसे कि बिफोर माई 10th क्लास आई स्टडीड इन अ प्राइवेट स्कूल। 10th में आने के बाद मैं एयरफोर्स स्कूल में पढ़ा हूँ। उसके पहले आई वाज स्टडीइंग इन अ प्राइवेट स्कूल, गुरु नानक पब्लिक स्कूल। सो इट इज अ सिक स्कूल। सो उस पे थोड़े क्वेश्चंस सर ने पूछे थे, लाइक 10th के बाद ही क्यों आपने एयरफोर्स स्कूल ज्वाइन किया, अगर आपको फौज में आना था, व्हाई डिड नॉट योर पेरेंट्स डिसाइडेड अर्लियर दैट यू शुड बी पुट इन अ फौजी स्कूल और व्हाटएवर। तो मैंने उसमें बोला कि सर इट माइट हैव बीन सो दैट माय पेरेंट्स थॉट कि अपने कल्चर से जुड़ना भी जरूरी है, लाइक वन शुड नो वंस कल्चर, तो इसीलिए उन्होंने मेरे को सिख स्कूल में डाल दिया। फिर थोड़ी बहुत कॉर्नरिंग हुई थी कि डू यू थिंक कि अपने कल्चर से जुड़ना ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि बाहर जाके दूसरे कल्चर्स के बारे में जानना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। सो ही वाज ट्राइंग टू कॉर्नर मी, तो मैंने वही बोला कि सर इट इज इम्पोर्टेंट टू फर्स्ट नो योर कल्चर, बिकॉज आप जितना अपनी रूट से जुड़े होगे उतना ही आप दूसरों को अपने रूट्स के बारे में बता सकते हो और दूसरों के बारे में सीख सकते हो। बिकॉज जिसकी खुद की कोई आइडेंटिटी नहीं होती तो वो दूसरों की क्या सीखेगा। मैंने ऐसा थोड़ा एक पोलाइट वे में सर को बोला, तो ही वॉज सेटिस्फाइड। तो आफ्टर दैट ही आस्क्ड मी सम क्वेश्चंस अबाउट द पॉलिटिकल सिनेरियो ऑफ पंजाब, कि उस टाइम पर आम आदमी पार्टी हारी थी, क्यों हारी, आम आदमी पार्टी का वो हो गया था, इट वाज डाइसेक्टेड इनटू 2 पार्टीज। सो वन वाज अ खालिस्तानी एक्सट्रीमिस्ट जिसने पार्टी छोड़ के अपनी न्यू पार्टी बना ली,
he supports the cause of Khalistan. Then he asked me questions about that also. What do you think about it? So वही like being a Sikh, he was asking me those questions कि मेरे मन में वैसा कोई sentiment तो नहीं है. He was trying to corner me. Natural सी बात है. Like the country is always first and always will remains first. तो मैंने वही I explained my point of view उनको. फिर वही करतारपुर कॉरिडोर के बारे में क्वेश्चन हुए थे कि करतारपुर कॉरिडोर खुलना लाइक इट इज हैम्परिंग विद द सिक्योरिटी ऑफ द नेशन. डू यू फील कि एक रिलीजियस कॉज के लिए हमको वो करना चाहिए? तो मैंने बोला सर आफ्टर ऑल वी आर अ डेमोक्रेसी एंड द सेंटिमेंट्स ऑफ द पीपल सबसे ज्यादा वही मैटर करते हैं. इवन द इंडियन आर्मी अगर वो लड़ रही है तो किसके लिए लड़ रही है? लोग आजाद रहें, डेमोक्रेटिक नेशन में रहें, तो इंडियन आर्मी इज फाइटिंग फॉर दैट, आवर फोर्सेस आर फाइटिंग फॉर दैट. एंड सर बोलते अच्छा वहां पर कुछ हो गया तो if anything is compromised there, वहां से कोई anti national elements आ गए तो मैंने कहा सर our Indian army and defense forces are always there to counter the extremists, so मेरे को कोई डाउट नहीं है उसके अंदर. So he was satisfied there. तो कुछ कुछ ऐसे questions मेरी पहली एसएसबी में पूछे गए थे जो इस बार नहीं पूछे. So was a very normal conversation, अच्छी जैसे बातचीत हो रही है दो इंसानों के बीच में. I enjoyed both of my interviews. मेरे को दोनों इंटरव्यूज में काफी मजा आया. लाइक ओके, सो आपने बहुत अच्छी बात बोली कि देश पहले आना चाहिए और बाकी सब चीज़ें बाद में. एक सवाल आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स पे, क्योंकि कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक रोल प्ले करती हैं, तो आपने उस चीज़ पे कैसे काम करा और किसी और को आप क्या एडवाइस देंगे कि अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स कमजोर हैं तो उसको कैसे काम करा जा सकता है? राइट. सो रिगार्डिंग दिस आल्सो आई वुड लाइक टू पुट अप अ पॉइंट कि 9th क्लास तक मैं इंग्लिश में बात नहीं कर सकता था किसी से. लाइक मेरी इंग्लिश स्पीकिंग इतनी स्ट्रांग नहीं थी. आई वाज नॉट वेरी फ्लुएंट इन इंग्लिश. आई वाज नॉट हैविंग अ गुड वोकैबुलरी. आई वाज नॉट हैविंग द सेल्फ कॉन्फिडेंस टू स्पीक इंग्लिश विद ईच अदर. सो आई वाज वेरी कंफर्टेबल इन माय रीजनल लैंग्वेज एंड इन हिंदी ऑब्वियसली. बट moving forward to my 10th class, I found out about English songs. My brother introduced me to Linkin Park. English गानों को introduce करवाया उसने. So English गानों में interest बनता गया. Then I used to listen to English songs all day. फिर there are rap songs. तो मैंने अपनी PIQ में भी लिखा हुआ है मेरी hobby listening to rap songs. तो rap songs में क्या होता है? The one person is reciting poetry at a very fast pace. So rap stands for rhythm and poetry, and that is also English poetry. तो मैं English rap song सुनता था, that also Eminem के. So उसमें क्या होता है, when you are listening to the song, फिर आपको समझ नहीं आएगा वो क्या बोल रहा है. फिर आप क्या करोगे, गूगल पे जाओगे, आप लिखोगे Eminem का गाने का नाम, लिरिक्स, फिर आप लिरिक्स खोलोगे, फिर आप लिरिक्स पढ़ोगे, गाना सुनोगे, फिर आपको मजा आएगा. फिर आप लिरिक्स रिसाइट करोगे. यू विल ट्राई दैट. मैं भी रैप करने की कोशिश करता हूँ. तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि मेरे को उस चीज ने काफी हेल्प किया. फिर इंग्लिश सॉन्ग्स, इंग्लिश मूवीज, नीचे सबटाइटल्स लगा के इंग्लिश मूवीज देखते थे हम तीनों भाई बहन. सो वही 10th 11th 12th फिर कॉलेज लाइफ. तो ये धीरे धीरे मतलब अपने आप ही काम होता गया इंग्लिश के ऊपर, बिना विदाउट एनी एफर्ट. तो नाउ आई एम एबल टू स्पीक वेरी फ्लुएंटली इंग्लिश. और वही इंग्लिश गाने सुनो, इंग्लिश मूवीज देखो, इंग्लिश लिटरेचर पढ़ो. सो दैट इज द ओनली वे, देयर इज नो शॉर्टकट. तो मेरे ख्याल से वही करना चाहिए. एस्पिरेंट्स को भी इंग्लिश गाना या इंग्लिश मूवीज देखना शुरू कर दो एटलीस्ट विद योर सबटाइटल्स. ओके, तो आपने बहुत अच्छी एडवाइस दी इस बारे में. एक दो चीजें ये कि एंजाइटी लेवल जो होता है, एंजाइटी लेवल होना, नर्वसनेस आ जाती है कई बार बच्चों में कि भाई इंटरव्यू में पता नहीं क्या पूछ ले, क्या हो जाए, पता नहीं ऐसे क्या सवाल पूछ ले जो मेरे को ना आता हो, मेरे कुछ तैयार नहीं है. तो इस सिचुएशन को कैसे आपने टैकल करा? एंजाइटी, नर्वसनेस ऐसी चीज जो हर किसी को आ सकती है, पर डिपेंड करता है किसको किस लेवल की आ रही है, वो उसको कैसे हैंडल कर रहा है. तो आपने इन चीजों को कैसे कंट्रोल करा? ऐसा क्या खास करा जिससे आप मतलब अपना जो कॉन्फिडेंस लेवल उसको मेंटेन कर पाए हर टेस्ट के लिए, भले फिर वो जीटीओ हो या इंटरव्यू हो? राइट. सो लाइक जब सब लोग प्रिपेयर करते हैं, एवरीबॉडी यूज्ड टू प्रिपेयर द सेम थिंग कि हाँ ऐसे ऐसे होगा, ये पूछेंगे. अब सबको, सारे एस्पिरेंट्स को नर्वसनेस होती है. ऐसी बात है, मेरे को भी हुई होगी. बट देन स्लोली व्हेन आई मेट सम ऑफिसर्स, आर्म फोर्सेस के, मतलब वो सब एम्फसाइज करते थे इस चीज पे कि इट इज अ टेस्ट ऑफ योर पर्सनैलिटी. तो जब वो बोलते थे कि हाँ इट इज अ टेस्ट ऑफ योर पर्सनैलिटी एंड नॉट योर नॉलेज, सो मेरे को फिर धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आता था कि ओके, if tomorrow something is asked to me that is not related to me, कोई इंफॉर्मेशनल चीज है, कोई फैक्ट है, कुछ है, अगर मेरे को नहीं भी आता,
सो अगर मैं उसमें बोल दूंगा कि आई डोंट नो सर, सॉरी आई एम नॉट एबल टू रिकॉल, या सॉरी आई एम नॉट हैविंग दिस नॉलेज, तो उसमें कोई लाइक बड़ी बात नहीं हो जाएगी, बिकॉज दैट वुड नॉट बी द कॉज फॉर रिजेक्शन। तो अगर मेरी पर्सनैलिटी के बारे में चीज पूछेगा, तो मेरी पर्सनैलिटी के बारे में तो मेरे को हर चीज पता होनी चाहिए, और पता भी है। वन शुड बी सेल्फ अवेयर। अगर कोई नॉलेज वाली बाहर वाली चीज है भी, तो इट इज वेरी ओके टू से कि सर आई डोंट नो, और इसमें बस अपनी पर्सनैलिटी पे फोकस करो, एवरीवेयर एवरीवेयर। तो बहुत पॉइंट्स आए थे फर्स्ट एसएसबी में, सेकंड एसएसबी में, इंटरव्यू के अंदर आई हैव स्पोकन 4 or 5 टाइम्स दैट आई डोंट नो सर, आई एम नॉट हैविंग दिस नॉलेज, या व्हाटएवर, बहुत क्वेश्चंस ऐसे पूछे गए थे। सो उसमें कोई, मैं उसको कोई ऐसी इस तरीके से नहीं देखता कि बहुत बड़ा पॉइंट है, लाइक। एक सवाल ये कि ये जो एक स्टेटमेंट है आपकी, ये दिल मांगे मोर, इसकी क्या कहानी है? मतलब ये कहाँ से शुरुआत हुई इन चीजों की? ओके, सो ये दिल मांगे मोर, इट वाज अ वेरी फेमस line said by Captain Vikram Batra, Paramveer Chakra. So my love for the uniform started with Indian Air Force. I always wanted to be a fighter pilot, but due to some 1 or 2 odd reasons, I can't become a fighter pilot now. First of all, my eyesight is weak or whatever. तो ये मेरे को काफी पहले पता लग गया था. Then my interest evolved towards the army. तो आर्मी के बारे में आई यूज टू रीड अ लॉट. सो द वन पर्सन जिससे मैं बहुत ज्यादा एसोसिएट करता हूँ, दैट इज कैप्टन विक्रम बत्रा. लाइक आई आइडलाइज हिम. सो ये उन्होंने बोला था, ये दिल मांगे मोर. लाइक ही हैज अचीव्ड 0.5140, देन his team was going to capture 0.4875. तो 5140 पॉइंट कैप्चर करने के बाद उनका जो कॉल साइन था, उन्होंने सीईओ को कॉल किया, बोला सर ये दिल मांगे मोर, द हार्ट वांट्स मोर. मतलब उनकी अचीवमेंट अभी खत्म नहीं हुई, मतलब उनको और अचीव करना है. सो ये एक सिंबल है जो मेरी लाइफ में बहुत हर जगह काम किया है. एनडीए का रिटन एग्जाम नहीं क्लियर हुआ, ये दिल मांगे मोर. ठीक है. उसके बाद कॉलेज में बहुत शॉर्टकमिंग्स आई, बैकलॉग्स आई, बहुत सारी लाइफ में काफी शॉर्टकमिंग्स आई, नहीं ये दिल मांगे मोर. पहली बार रेकमेंड हुआ, मेरिट में नाम नहीं आया, ड्यू टू सम रीजन आई कुड नॉट मेक इट टू द एकेडमी, ये दिल मांगे मोर. फिर स्क्रीन आउट हुआ 2 बार, ये दिल मांगे मोर. सो ये दिल मांगे मोर एक मेरी लाइफ में यही सिंबलाइज करता है कि हर चीज को मतलब छोड़ो मत, ऑलवेज परस्यू व्हाट यू लव, परसिवरेंस इज द की. सो ये दिल मांगे मोर का वो मतलब है. वेल सेड पाजी, आपने बहुत सही बात कही। और इसको अगर मैं छोटे उसमें वर्ड्स में कहूँ तो इसका मतलब ये है कि लाइफ में आपको सेटिस्फाई होना जरूरी है, पर सेटल्ड नहीं होना कभी, आगे बढ़ते रहो हमेशा. तो डेफिनेटली. पाजी आपकी जो लाइफ रही, जैसे एसएसबी आपने अटेंड करी, अब आप रिकमेंड हो रहे हैं, अब आप एकेडमी ज्वाइन करने वाले हैं, तो इस ये जो एक टाइम पीरियड था, एक जो स्ट्रगल का टाइम पीरियड था एकेडमी ज्वाइन करने तक का, उससे आपने क्या क्या चीजें सीखी? एसएसबी में आपने क्या क्या चीजें सीखी? क्योंकि बहुत तरह के बच्चे मिलते हैं उसमें, तो कोई 2 या 3 चीज ऐसी जो आपने लाइफ में सीखी हो एसएसबी को अटेंड करते टाइम. ओके, एसएसबी को अटेंड करते टाइम लाइक यू वुड, एज यू राइटली सेड, आपको बहुत लोग मिलेंगे बहुत अलग बैकग्राउंड से और बहुत अलग विचारधारा वाले, लाइक पीपल हैविंग वेरी डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज देन योरसेल्फ. एंड समटाइम्स कभी कभी हमको लगता है कि जो हम सोचते हैं वही सही है, कि अगर मेरे को लगता है हाँ ये पॉइंट ऑफ व्यू ठीक है, तो वही ठीक होना चाहिए, एक जो पॉपुलर पॉइंट ऑफ व्यू होता है. बट समटाइम्स आप दोस्तों के साथ बैठोगे, बात भी करोगे, तो देन यू रियलाइज कि नहीं, मैं ही नहीं सिर्फ ठीक, देर आर अदर पीपल ऑल्सो, लाइक उनकी बात भी ठीक है. सो ये चीज मैंने सीखी है कि हमेशा आप ठीक नहीं होते, दूसरा भी ठीक होता है. तो हर एक इंसान को मतलब हर एक इंसान की रिस्पेक्ट करनी चाहिए. सो दैट इज वन थिंग दैट आई लर्नड, एंड द अदर थिंग दैट आई लर्नड वाज नेवर गिव अप. बिकॉज एसएसबी का जो सफर रहा है, सो इट स्टार्टेड विद अ रिकमेंडेशन फॉलोड बाय 2 स्क्रीन आउट्स, and then followed by another recommendation, and then finally I'm fit to join the academy. So never give up is the second thing that I learned, कि outcome जो मर्जी हो, don't let it get to your head, always be focused and don't give up. भले कॉन्फ्रेंस आउट हो रहे हो, जितने मर्जी चांसेस लग जाएं, always improve and always improvise, and वही है, one will make it. तो वही चीज है. एंड वही एंजॉय करो. वो 5 दिन बिना फोन के जो होते हैं, विदाउट द फोन, दोज आर द बेस्ट 5 days दैट यू कैन एवर हैव इन योर लाइफ. बिकॉज अचानक से पता लगता है यार, बिना फोन के भी जिंदगी इतनी अच्छी हो सकती है.
सो वही एंजॉयमेंट इज द मेन थिंग। एसएसबी में तो एंजॉय करते हैं, मस्ती करते हैं, जितनी मस्ती कर सकते हो उतनी मस्ती करो। तो दैट इज, दीज आर द थिंग्स दैट आई हैव लर्नड। ओके। पाजी एक सवाल फेलियर से रिलेटेड कि कैंडिडेट्स जो होते हैं वो मतलब जो रिकमेंड नॉन रिकमेंडेशन होना, स्क्रीन आउट होना, कॉन्फ्रेंस आउट होना, ये एक फेलियर की तरह कंसिडर करा जाता है। आपने जैसे आप 2 बार स्क्रीन आउट हुए, तो ये फेलियर को हैंडल कैसे करा जाए? आपने भी 2 बार स्क्रीन आउट, रिकमेंड होने के बाद आप 2 बार स्क्रीन आउट हुए, तो ये जो फेलियर वाला फेज था, ये आपका कैसा गया? आपने क्या मतलब अपने आप को रखा किस तरह से? अपने आप को, आपका जो कॉन्फिडेंस था उसको मेंटेन रखा, क्या ऐसा अप्रोच रहा आपका फेलियर से रिलेटेड? ओके, सो इन माय केस आई हैव बीन वेरी फॉर्चुनेट कि चलो मैं पहली बार गया, रिकमेंड हो गया। अब मेरे को ये तो पता लग गया कि यस आई हैव इट इन मी। अब उसके बाद मैं स्क्रीन आउट हुआ एक बार दो बार, तो मेरे को ये तो मालूम था कल को मैं स्क्रीन इन होऊंगा तो पक्का आई वुड गेट रिकमेंडेड अगेन। सो आई न्यू दिस। बट समटाइम्स देर आर एस्पिरेंट्स, देर आर कैंडिडेट्स जो एक बार स्क्रीन आउट हो गए, दूसरी बार स्क्रीन आउट हो गए। अभी जो मेरे 2 स्क्रीन आउट्स हैं वो किसी के 2 पहले भी आ सकते हैं, करेक्ट? सो मतलब कहने की यही बात है कि एसएसबी का जो भी आउटकम होता है, दैट इज नॉट अ स्टैम्प। वो आपकी पर्सनैलिटी पे, आपके पोटेंशियल पे कोई स्टैम्प नहीं है। सो you can change anytime, your personality is very dynamic, it keeps on changing। तो अगर आप एक बार स्क्रीन आउट हो गए, एक बार कॉन्फ्रेंस आउट हो गए, डोंट लूज हार्ट। मतलब इट डजंट मीन दैट यू डोंट हैव दोस ओएलक्यूज, यू जस्ट हैव टू प्रोजेक्ट देम। तो वही चीज है। तो डोंट लूज हार्ट। और मेरे ख्याल से मेरे फेलियर्स के टाइम पे जो सबसे बड़ा लाइक इनपुट था दो एंटिटीज का। फर्स्ट मेरे फ्रेंड्स, जो मेरा फ्रेंड्स थे वो मेरा मॉरल सपोर्ट थे। और सेकंड माय पेरेंट्स, योर फैमिली। सो जिसका फ्रेंड सर्कल अच्छा है, जिनके फ्रेंड्स काफी अच्छे हैं, उनका वो मॉरल सपोर्ट है, तो दे वुड नेवर फील डाउन। बिकॉज आपके दोस्त कभी आपको लेट डाउन फील नहीं करने देंगे। और वही मेरे पेरेंट्स की तरफ से आई हैड अ फ्री हैंड कि नो, यू परस्यू व्हाट यू वांट टू। बिकॉज समटाइम इन सम फैमिलीज देयर आर प्रेशर फ्रॉम द फैमिली दैट यू शुड नाउ डू अ जॉब, you should now do something, what are you doing wasting your time? So my parents always believed in me। so उनका बिलीफ देख के मेरे को अपने आप को होता था कि नहीं, अगर वो विश्वास करते हैं तो हाँ, मतलब मेरे को करके दिखाना है। सो योर फैमिली एंड फ्रेंड्स का जो सपोर्ट होता है, दैट हेल्प मी अ लॉट। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, वही ये दिल मांगे मोर। सो दैट वर्कड। तो इससे मतलब आपको पता लग रहा है कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो हमेशा हाई रहा है, और बिल्कुल विक्रम बत्रा जो कैप्टन विक्रम बत्रा, बिल्कुल उनकी तरह आपका कॉन्फिडेंस हाई रहा है कि दिल मांगे मोर, रुकना नहीं है बिल्कुल। और मैं उम्मीद राइट। करता हूँ हमारे जो एस्पिरेंट्स होंगे उनने इस चीज से सीखा होगा कि जो अप्रोच होती है वो हमेशा आपके गोल की तरफ होनी चाहिए, फिर भले कितने ऑब्स्टिकल्स आए, कितने फेलियर्स आए, क्योंकि गोल अल्टीमेट आपको जो है वो आपको अचीव हो ही जाना है एक दिन। तो राइट। पाजी ये सब तो बहुत सही बात कही आपने। एक आखिरी क्वेश्चन नहीं, एक रिक्वेस्ट की, एक मोटिवेशनल लाइन या फिर कुछ ऐसा मैसेज जो आप हमारे एस्पिरेंट्स को देना चाहोगे? ओके, ठीक है। मैं एक 4 लाइनें बोलता हूँ। लाइक आई राइट पोएट्री ऑल्सो, सो मैं 4 लाइनें बोलता हूँ। लाइक आई रोट इट इन 2017। सो काफी एस्पिरेंट्स इससे रिलेट कर पाएंगे। लाइक आकर्षित हुआ मैं वर्दी की चमक से, साहस भरे उन कदमों की धमक से। आकर्षित हुआ मैं वर्दी की चमक से, साहस भरे उन कदमों की धमक से। सरहद की हिफाजत करने जाना है, सियाचिन की ऊंचाइयों को भी पाना है। एक दिन उन सितारों को मैं नीचे खींच लाऊंगा। हाँ, एक दिन मैं भी फौजी कहलाऊंगा। हाँ, एक दिन मैं भी फौजी कहलाऊंगा। सो आई बिलीव ये हर एक एस्पिरेंट की चाह होती है। तो जब वही है, दिस वुड आई बिलीव मोटिवेट अ लॉट ऑफ एस्पिरेंट्स। And apart from this, I would also like to tell all of the viewers that SSB is just a part of your life. So if you are a leader in your life, तो SSB झक मार के clear होगी। So you just be a good citizen, just be a good human being first। आप एक अच्छे इंसान हो, एक अच्छे सिटीजन हो इस देश के, तो नेचुरल सी बात है आधी ऑयल की तो आप में आ गई। उसके बाद इट इज ऑल अबाउट इम्प्लीमेंटिंग द राइट थिंग्स अकॉर्डिंग टू योर ओन पर्सनैलिटी। सो दैट्स इट। बहुत सही बात कही आपने, और आपकी लाइंस को सुन के तो ऐसा लगा कि मैं भी फौजी बन गया हूँ 1 मिनट के लिए तो। I'm glad। और थैंक यू विक्रम पाजी, आप आए हमारे इस यूट्यूब चैनल पे और आपने इतना टाइम दिया हमें, अपने बारे में बताया, जो आपने आपकी अप्रोच रही एसएसबी को लेके, जो आपकी प्रिपरेशंस का लेवल रहा, किस तरह से आपने किस चीज को हैंडल करा, भले वो फेलियर था या सक्सेस थी।
और मैं उम्मीद करता हूँ ये जो इंटरेक्टिव सेशन रहा है ये बाकी एस्पिरेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। एंड आई अगेन कॉन्ग्रेचुलेट यू फॉर योर सक्सेस इन सीरियस ओटीए। एंड एक पर्सनल सवाल, बॉल नाइट के लिए एक्साइटेड है या नहीं? नहीं, डेफिनेटली बॉल नाइट के लिए हर एक बंदा एक्साइटेड होता है, नेचुरली आई एम आल्सो एक्साइटेड। वो यस। दिन पास आया जा रहा है बॉल नाइट का। नहीं, राइट 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 बिल्कुल, आई एम वेरी एक्साइटेड नेचुरली। मैं उम्मीद यस, करता हूँ कि आप जो एज अ ऑफिसर जो आपकी अब लाइफ शुरू होगी आर्मी में, उसमें आप हायर रैंक्स पे जाएं, जनरल रैंक्स तक जाएं, और जो जितनी भी अचीवमेंट्स आर्मी में है, कोई भी कोर्स हो, भले वो हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल का हो, कमांडो स्कूल का हो, पैरा एसएफ का हो, वो सब आप अचीव करें, उनमें आपको टॉप ग्रेड मिले। इन सब विशेष के साथ कॉन्ग्रेचुलेट यू थैंक यू। अगेन एंड थैंक यू फॉर कमिंग टू आवर यूट्यूब चैनल। Thank you, and rather I would like to thank you to give me an opportunity to share my experience so that like जो भी देख रहा है उनको फायदा हो, and thank you so much for inviting me.